कहते हैं कि स्पोर्ट्स आपको जीतना सिखाता है, लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स जीतना नहीं, आपको हार को एक्सेप्ट करना भी सिखाता है। इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आज टीटी के डे 3 का एक्शन है और सेमीफाइनल एनकाउंटर्स आपके लिए लाइन अप है। यानी कि नॉकआउट स्टेज की आज शुरुआत हो जाएगी और जो आज जीत हासिल करेगा वो अपनी चुनौती रखेगा अंतिम दौर में, यानी कि अल्टीमेट बैटल में, अल्टीमेट डे में, जहां पे कल फाइनल्स खेले जाएंगे इसी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक खूबसूरत सुबह के साथ हम वापस लौट कर आए हैं दिल्ली के आईजीआई इंडोर स्टेडियम में और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग एक्शन हमने कल आप तक पहुंचाया, आज भी कुछ वैसे ही मुकाबले आपको इस टीटी कोर्ट पर देखने को मिले। यहाँ पे पूरी की पूरी कैमरा टीम तैयार है, पूरी टेक्निकल टीम तैयार है, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा एक्शन आप तक लाइव एंड एक्सक्लूसिव लेकर आ सके, सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर, साथ ही साथ प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी। और आज के दिन में क्या क्या लाइनअप आपके लिए, जेडी मदन वहां पर देखने को मिलेंगे, संदीप दांगी जो है अपनी चुनौती रखेंगे, सोनलबेन पटेल अपनी चुनौती रखती नजर आएंगी, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नाम, एक ओलंपिक मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट जो है भावीना पटेल, वो भी अपना मुकाबला खेलती नजर आएंगी। तो काफी कुछ एक्साइटिंग जो है आज डे 3 के एक्शन में भी यहाँ पर टीटी के कोर्ट पे आपके लिए लाइनअप है। पावर लिफ्टिंग चल रही है, पैरा शूटिंग चल रही है, पैरा एथलेटिक्स चल रही है। तो कुल मिला के 1400 एथलीट जो है 7 अलग अलग स्पोर्ट्स में अपनी अपनी चुनौती रख रहे हैं और 3 वेन्यूज को इस पहले एडिशन के लिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण के लिए चूज किया गया है, जिसमें से एक है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और साथ ही साथ तुगलकाबाद की शूटिंग रेंज। वहां पे शूटिंग का कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आज के दिन में क्या कुछ बदलेगा इसका थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। फिलहाल मेडल्स टैली में अभी भी हरियाणा इज स्टिल लीडिंग एट द टॉप विद 35 गोल्ड मेडल्स एंड टोटल उनके मेडल्स हो चुके 91। दूसरे पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे पायदान पे तमिलनाडु और होस्ट जो है दिल्ली अभी 7वें पोजीशन पे हैं। हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए आज के सारे लाइव एक्शन के लिए। और कमेंटेटर्स रहेंगे आज शिवेंद्र चतुर्वेदी और अक्षय मौर्य। लेट मी टेक यू बैक टू द कमेंटेटर्स बॉक्स। Thank you, Niti, and what a lovely way to start day 3 at Khelo India Para Table Tennis event here. And we've had 2 very, very exciting and exhausting days having back-to-back matches at table number 1. I'm Akshay Maurya here in the commentary box. Joining me here is Shivendra Chaturvedi. And Shivendra, yet another day lined up here and more important matches as we have almost wrapped up the round level matches as we move on to the quarter-final and semi-finals here. शुक्रिया अक्षय। तो यहाँ पर पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाओं का ये पेनल्टीमेट डे है, यानी तीसरा दिन है। कल चौथा और अंतिम दिन होगा और टेबल नंबर 1 पर पहला मुकाबला अब से कुछ देर पहले समाप्त हुआ है और दूसरे मैच के लिए कॉम्पिटिटर्स का आगमन हो रहा है। जमानी नूरजहान जो कि गुजरात से आती हैं, उनका सामना होना है त्रिवेणी बर्वे से जो कि महाराष्ट्र की खिलाड़ी हैं। महिलाओं के क्लास 8 कैटेगरी में ग्रुप 2 का मैच है ये। आज इनिशियल जो मैचेस हैं, पहले क्वार्टर फाइनल, उसके बाद ग्रुप मैचेस और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल्स भी लाइंड अप हैं। आज फाइनल्स जो खेले जाएंगे आज, उसमें पुरुष सिंगल्स में क्लास 1, क्लास 3 और क्लास 4 कैटेगरी के 3 फाइनल्स होंगे और उसके अलावा सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। जामानी नूरजहान और गुजरात की खिलाड़ी, उनका सामना होना है त्रिवेणी बर्वे से। दोनों खिलाड़ी पहुंच चुके हैं प्लेइंग एरिना में, टेबल के दोनों तरफ अभ्यास की तैयारी, लेकिन सबसे पहले टॉस की बारी। And what exciting exhibition of table tennis we saw yesterday, Shivendra. I mean, there were moments which were predictable, but largely kind of surprise packages that we saw, particularly pocket diamonds like Poonam or Dhwani Shah from Gujarat, or even Mehak Kaur representing Haryana. I mean, amazing. And that match particularly between Haryana and Gujarat, between Sumit Sehgal and Ramesh Chaudhary, in which Sumit Sehgal, in spite of losing the opening game, came back so strongly. And
what a delight it is to watch these para athletes here in the women's singles category of Class A section as the two athletes warm up for this round matches. Loads of experience. They have, as you see on the TV screens, Mr. Akash Yadav, who is the chair umpire for this contest between Gujarat and Maharashtra. Jamani Noorjahan and Triveni Barve representing Maharashtra. Class 8 in the para table tennis category. This women's singles match, which is about to begin here in few moments from here onwards. महाराष्ट्र के खिलाड़ी त्रिवेणी बर्वे अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं गुजरात की उनकी अपोनेंट जामनी नूरजहान के खिलाफ, जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का भी जिनको नूरजहान को अनुभव है और देश को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो बहुत से टेबल टेनिस में खिलाड़ी ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। खेल की शुरुआत हो चुकी है। नूरजहान ने 2 अंक बना लिए हैं, बैक टू बैक 2 पॉइंट्स उनके नाम पर। तीसरा अंक भी आसानी के साथ नूरजहान के नाम पर आता हुआ। 4-0 की बढ़त पलक झपकते ही हासिल कर ली है नूरजहान ने। सर्विस भी उनके पास है, लेट का इशारा है क्योंकि नेट से डिफ्लेक्ट होकर के बाउंस भी नहीं कर पाई थी बॉल। लगातार बहुत आसानी के साथ इस पहले गेम में अंक बनाए जा रहे हैं जामनी नूरजहान के द्वारा। इस बार उनका बैकहैंड लंबा होता हुआ तो त्रिवेणी बर्वे को अंक ज़रूर हासिल हुआ है, लेकिन अपने अपोनेंट की गलती की वजह से, चाहे जो भी हो, स्कोर बोर्ड पर उनकी मौजूदगी दर्ज हो चुकी है। 7-1 की बढ़त। बैकहैंड पर क्रॉस कोर्ट स्ट्रोक खेला था, काफ़ी नियंत्रण है अपने शॉट्स पर नूरजहान का। हालांकि इस बार वो 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि फॉल्टर किया है और वो 2 ही पॉइंट हैं सिर्फ त्रिवेणी बर्वे के पास, अन्यथा उनके अपने प्रयास से कोई अंक आया नहीं है। 8-2 की बढ़त। सर्विस त्रिवेणी के पास है, लेकिन उससे स्कोर लाइन पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि एक ही दिशा है जहां पर अंक बढ़ रहे हैं और वो है नूरजहान की डायरेक्शन। 10-2 से आगे हो चुकी हैं। 8 गेम पॉइंट है उनके पास। तो पहला गेम पलक झपकते ही समाप्त होता हुआ। 8 गेम पॉइंट थे और उनको पहले ही पॉइंट को कन्वर्ट किया, तो 11-2 से पहला गेम जीतने में कामयाबी। जामनी नूरजहान 11-2 से पहला गेम जीता है गुजरात की खिलाड़ी। कोई मुश्किल नहीं उनको। और आप जो 2 पॉइंट देख रहे हैं त्रिवेणी बर्वे के खाते में, वो दोनों नूरजहान की जो अनफोर्स्ड एरर थी, एक बैकहैंड पर और एक फोरहैंड पर, उसकी बदौलत आए हैं। तो ये 1 वे ट्रैफिक है, इसमें लगता नहीं कि कोई बदलाव होने वाला है। और अगर बहुत कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो स्टेट गेम्स में ये मैच जीतना चाहिए नूरजहान को, अपने कोच से सलाह मशवरा करते हुए त्रिवेणी बर्वे। अगले मैच में अगर इस मैच में बने रहना है तो अगले गेम में उनको बहुत कुछ खास करके दिखाना होगा। That's right. Triveni Barve had absolutely no answer to those back-to-back consistent forehands from Jamani Noorjahan. And obviously, as we talked about, Noorjahan, loads of experience. She's an international player wearing that India jersey. And that kind of psychological advantage when you come into a match, that is quite evident in the way she won her first game with 11-2 so easily, literally cruising through that opening game. And now, once again with a lead of 3-0. And finally, Triveni Barve opens her account in game 2. That again, 3 points in overall totality
Triveni Barve has, and all from the mistakes by Noor Jahan. So naturally, Triveni Barve has a lot to think about here if she really wants to stay in this match, because in once again reaching out towards the net, nice good couple of responses there, nice follow up there, but couldn't control it and tossed it beyond the table. 6-1 leading Jamani Noor Jahan. Nice slicey service there from Triveni Barve on that occasion. Trying to give it a bit of a top spin so that it can change the pace. It's a good tactic sometimes when your opponent is cruising along so swiftly. Once again, a forceful smash coming from Jamana Noor Jahan, but that one again, force was a little too much on that forehand cross table, and hence giving a point to Triveni. That's what we've been talking about. There you see lunging forward, full force, cross table forehand. Once again, it's a painful sight to see Triveni Barve playing so inconsistently up against Jamani Noor Jahan, a big, massive player, as she comfortably wins this second game to 11-3. Shivendra, there is not much in this match. If we look at Triveni Barve, she's not been able to score a single point by her own effort. Looking at her total points won by her in 2 games are 5 points, which are each and every point has been an unforced error on part of Jamni Noor Jahan. There you see the Triveni's backhand also not in control, and once again tossing it beyond the table. आखिरी पॉइंट में हमने देखा किस तरीके से गेम को क्लोज किया नूरजहां ने। कोई परेशानी नहीं, अपने कोच से विचार विमर्श करते हुए नूरजहां इंडिया की जर्सी पहने हुए वे कॉन्फिडेंट अंदाज में टेबल की ओर। और ये हैं नूरजहां के अपोनेंट त्रिवेणी बर्वे, महाराष्ट्र से आती हैं। पहला गेम 2-11 से हारी हैं, तीसरा गेम 3-11 से हारी हैं। और ये सभी पॉइंट जो मिले हैं त्रिवेणी को वो नूरजहां की गलतियों की बदौलत मिले हैं। तो हो सकता है कि नूरजहां के कोच जो हैं उन्होंने कहा हो कि ये गेम ऑफ कोर्स आपके लिए थोड़ा सा इजी है, बट ट्राई टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि आगे नॉकआउट राउंड के मैचेस होने हैं। Noor Jahan relies a lot on her backhand, literally back-to-back shots played through backhand, obviously using that angle nicely, because that gives her a little luxury of opening the face a little too early as compared to the forehand. And as she serves, giving it a bit of an top spin, changing the pace of her service, and that kind of confuses Triveni Barve. Once again playing that return a little too early, Triveni Barve, hence hitting in the net, not being able to gauge the pace of the service from Noor Jahan, and that tells you so much about the experience of this amazing athlete from Gujarat, Jamana Noor Jahan. Comfortably plays that 5-0 Jamani Noor Jahan. I think this match will be over in the next 1 minute or two, because the kind of mistakes Triveni Barve has made consistently has allowed Jamani Noor Jahan to have such a strong pressure, psychological advantage, that I don't even think that Triveni is even wondering to make a comeback of sorts in this match. But good control on Noor Jahan's part. As I said in the beginning, relying totally on her backhand. Even in most of the rallies, she's been staying there right in the center of the tee and just creating those angles, waiting for her opportunities. One rare occasion where Triveni Barve had scored, now she would be wondering that why didn't I try it earlier, as Triveni gets ready to serve. Nicely served there. No, it's not going to work like that, and it's all over for Triveni, only scoring that 1 point in that return, cross-table return that she was able to hit successfully. But all in all, Noor Jahan
has dominated this match, and the match has been over in less than 10 minutes. There you see the smiling red jersey para-athlete from Gujarat, Jamani Noor Jahan, has competed in women's singles class 8 para table tennis category. And one has to say that she had no trouble whatsoever winning this match against Triveni Barve of Maharashtra. Usually we have tough competitors from Maharashtra. They have got a strong pool of table tennis paddlers there, but Triveni Barve has a long way to go from here. But I'm sure it's a good experience for her, playing against such an experienced campaigner like Jamani Noor Jahan. There you see, there will be highlights. It's quite evident. Look at that backhand, almost covering more half of the table of her side and literally attacking on the net, giving no chance whatsoever, no time for Triveni Barve to respond to that. And that tells you the kind of player that Noor Jahan is. Very, very effective. खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तहत पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाओं का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। कुल मिलाकर 4 टेबल्स पर मैचेस खेले जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है। आज के दिन के 2 मुकाबले, 2 मैच समाप्त हो चुके हैं। कुछ ही देर में टेबल नंबर 1 पर अगले मुकाबले के लिए खिलाड़ियों का आगमन होगा। कुल मिलाकर अच्छी मौजूदगी रही है कुछ राज्यों के खिलाड़ियों की, जिसमें गुजरात शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, इवन तमिलनाडु से भी अच्छे खिलाड़ी आए हैं। But one has to say, Shivendra, this inaugural edition of Para Games in the Khelo India section is such a massive, massive platform for all these para-athletes, getting the due recognition and creating a society of all-inclusiveness and training them for the upcoming Paralympics next year in Paris. I think it's just the right breeding ground that the Indian sporting contingent and the Indian sporting culture needed. And what a perfect timing to have this inaugural edition here in Delhi in this beautiful weather of winters, as we get ready for another match in women's singles category of class 9 and 10. Mehak Kaur, representing Haryana, will be up against Sharanya Goyal from Rajasthan. And we saw yesterday Mehak Kaur brilliantly opening her account up against she was Prithvi Barve from Maharashtra, and comprehensively she dominated that match, and I'm sure she will be coming up and against in this match with a lot of confidence and a lot of belief. We have seen that a lot of athletes who come with a self-belief as the athletes make their way on the arena. There you see the two umpires escorting the athletes to the table number 1, from where we'll be watching this Group 2 match between these two para-athletes from Haryana and Rajasthan respectively in the class 10 category. टेबल नंबर 1 पर अगला मुकाबला महक कौर, जो कि हरियाणा से आती हैं, उनका सामना होना है शरण्या गोयल से, राजस्थान की खिलाड़ी। महिलाओं के सिंगल्स में क्लास 9 और 10 कैटेगरी में ग्रुप 2 का ये मैच है, जो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। महक कौर ने कल भी बढ़िया मुकाबले खेले थे। There you see the customary picture with the officials and the athletes on the table number 1 as the two athletes get ready. There you see in blue jersey Sharanya Goyal representing
Rajasthan. And in jersey white on your TV screens is Mehak Kaur, the sweet and calm campaigner that she is. How comfortably she won that match against Prithvi Barve yesterday from Maharashtra, and how comprehensively she dominated that match. She looks a very sweet and calm, composed character. And as I am joined in the commentary box by Anand Srivastav. Welcome, Anand. A very good morning to you. गुड मॉर्निंग अक्षय, सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। महक का सामना है शारण्या के साथ। Anand, we saw Mehak Kaur playing yesterday up against Prithvi Barve from Maharashtra, and how dominant she was in that match. She was a sight to behold, and I was just telling my viewers on Doordarshan that she comes across as a very sweet and calm campaigner, but when it comes to her tennis, she is a different person altogether. There you see Mehak Kaur getting ready to serve and warming up a little bit here. The two para-athletes, a little bit of warming up is always good. Sharanya Goyal on your TV screens representing the para-athletes team of Rajasthan in this class 10 of para table tennis. Always a nice feeling during the warm-up, gauging the distance of each other's rallies and how much force, the kind of sound that ball is making on your balla. It's so important to get used to that feel, especially early in the morning. It is a very cold day here in Delhi as we are right into the thick of the winters. महक आपकी स्क्रीन पर इस समय वार्म अप चलता हुआ और अब मुकाबला शुरू हो रहा है। और बैकहैंड यहां पर ब्लॉक नेट पर फंसता हुआ महक का, और शुरुआत हो गई है राजस्थान की शारण्या गोयल ने स्कोरिंग की। बैक टू बैक दो एरर आते हुए वहां पर महक की तरफ से। शुरू में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपनी रफ्तार पकड़ने में कामयाब होंगी। अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन ड्राइविंग सीट पर इस समय शारण्या गोयल हैं। बेहतरीन टेबल टेनिस का प्रदर्शन शारण्या की तरफ से। अटैकिंग बैकहैंड ड्राइव खेला था इस बार, और जब तक कुछ समझ पाती तब तक काम तमाम हो चुका था महक का। इस बार ओवर एग्रेसिव होने की कोशिश फोरहैंड पर शारण्या की तरफ से। जैसे ही देखा कि थोड़ी ओपनिंग है, इनसाइड आउट अटैकिंग फोरहैंड काउंटर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और इस बीच एक अंक मिल गया है महक को। I must say that Mehak Kaur came into this match as a favorite, but Sharanya Goyal has started this proceeding all guns blazing. She has literally taken Mehak by surprise. There you see very power-backed forehands there from Sharanya Goyal. Back-to-back points conceded by her, even though now the score is leveled at 4-4. But this match is not going to be easy for Mehak Kaur in spite of her thumping victory against Prithvi Barve from Maharashtra in last round. Powerful forehand there.
Nice speed there. Once again, she was trailing by 1 point, and now it levels at 5-5 Mehak Kaur, but Sharanya serves. Another mistake, very unusual from this fragile-looking player from Rajasthan, but what a electrifying performer she is. Look at her energy, the way she places her ball right in front of her eyes. A beautiful balance and great concentration. A little more overexcitement there on part of Sharanya has made her do that unforced error, and that allowed a 2 points lead to Mehak Kaur. Let's see how Mehak fares from here onwards. और इस बार बैकहैंड ब्लॉक नेट पर उलझता हुआ महक का। गलतियां दोनों के तरफ से हो रही हैं और इस बार एक बार अटैक करना चाहती थी बैकहैंड पर फ्लिक, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और अपने ही जाल में उलझ गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट किया है शारन्या ने, लेकिन कहीं ना कहीं डीरेल। इस बार एक और बैकहैंड बाहर जाता हुआ। बैकहैंड जब लगाती हैं तो बैट के फेस को और नैरो डाउन नहीं करती, जिससे एंगल बहुत ज़्यादा हाई एलिवेशन मिल रहा है उन्हें। और इसके साथ ही एक बार अंक जुटाने में कामयाब हो गई। महक की बात करें तो बैकहैंड थोड़ा सा कमज़ोर पहलू नज़र आ रहा है इस ओपनिंग गेम में, चाहे बैकहैंड ब्लॉक या बैकहैंड पुश। ज़्यादातर अवसरों पर नेट पर उलझता हुआ और इस बार बैकहैंड पर गलती होती हुई शारन्या की तरफ से और गेम पॉइंट पर पहुंच गई हैं महक कौर। I tell you, as Mehak Kaur seals this opening game against Sharanya, one has to say that in spite of the fact that Sharanya has lost this game, she looked a better player. She's looked more aggressive, more taking her chances. Unfortunately, couple of her backhands, as you rightly pointed out, she couldn't close the face of the bat early enough and got the unnecessary elevation, which basically conceded those back-to-back points, which allowed Mehak to come back in this game. But otherwise, Mehak must have realized that she is up against something really serious here. She looks a little fragile and very sweet, Sharanya Goyal, but she is an electrifying performer. महक अपने कोच से बातचीत करती हुई, उनको समझाते हुए कि किस स्ट्रैटेजी के साथ गेम नंबर 2 में जाना है। कोशिश यही रहेगी कि सीधे गेम में, स्ट्रेट गेम्स में इन मुकाबलों को अपने नाम किया जाए। लेकिन शारन्या ने जिस ढंग से स्टार्ट किया था गेम नंबर 1 में, इतनी आसानी से वो हारने वाली नहीं है। टक्कर ज़रूर देखने को मिलेगी इस गेम नंबर 2 में। गेम नंबर 2 यहाँ पर शुरू होता हुआ। Another unforced error, tossing that one outside the table, Sharanya Goyal. But honestly speaking, Anand, I would love to see these girls playing a 5-setter here, because in these 5 games, it will be anybody's match. I really don't want this match to be a straight game victory for either of the players, because both of them are playing a very different kind of tennis here, and that is what is making this whole match very exciting and worth watching. Very exciting to broadcast such matches, generates that interest in younger generation, and they see the possibilities in the para athletics also, and para games, that kind of boundaries they can cross, as we've been talking about this tagline of these games, champions beyond limits. But in that case, Mehak Kaur is sitting comfortably with 5-0 in this game too. और एक के बाद एक इस गेम में, जहां शारन्या की तरफ से लगातार गलतियां हो रही हैं, वन वे ट्रैफिक बना दिया है महक कौर ने। 6-0 की बढ़त पर हैं इस समय, और इस तरह की गलती, सर्विस एरर, पहला अंक गिफ्ट किया वहां पर शारन्या को। गेम नंबर 2 में अब तक हमने एक भी अटैकिंग शॉट नहीं देखा है, एक भी विनर आते हुए नहीं देखा है। सारे पॉइंट्स एरर पर आए हैं, चाहे वो फोर्स्ड एरर हो, चाहे वो अनफोर्स्ड एरर हो। और इस बार स्पिन से मात खा गई
रिप्ले में देखें, संभाल नहीं पाई, थोड़ा सा स्लाइस करना चाहती थी वहां पर। आइडिया अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन बढ़िया नहीं। और इस बार सर्विस एरर, एक और एरर यहां पर शारण्या की तरफ से। बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में हैं शारण्या और इस बार गलती हुई महक की तरफ से। पूरे गेम में 10 पॉइंट बने हैं और शायद ही कोई पॉइंट विनर पर आया होगा। Well, that is so true. I was hoping that in the last rally we will see a winner here, but unfortunately, another unforced error on part of Sharanya here. Sharanya, that pocket dynamite looking girl that she is, she will have to control her excitement here if she wants to stay here. But how comfortably and in a strong position Mehak Kaur here is at 9-4, and Sharanya gets ready to serve. बेहतरीन यहां पर प्लेसमेंट, बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द टेबल, एज पर गेंद टकराई और उसके बाद तो कोई भी खिलाड़ी संभवतः रिटर्न करने की स्थिति में नहीं होता है। गेम पॉइंट पर पहुंच गई हैं, 6 गेम पॉइंट महक कौर के नाम। पहला गेम पॉइंट तो बचा लिया है शारण्या ने। एक और गलती होती हुई वहां पर, और इस बार इस एरर के साथ ही, इस अनफोर्स्ड एरर के साथ ही शारण्या ने दूसरा गेम भी गंवा दिया और महक कौर ने 11-5 से दूसरा गेम अपने नाम किया। 11-7 से उन्होंने पहला गेम जीता था। और ये देखिए बैकहैंड पुश बाहर जाता हुआ, और अब बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है विमेन क्लास 9-10। ये राउंड रॉबिन का संभवतः अंतिम मैच होने वाला है। महक कौर और शारण्या गोयल, और उसके बाद नॉकआउट मुकाबले शुरू हो जाएंगे। ग्रुप चरण, और उसमें आपको एक ग्रुप में 4 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी को बाकी 3 प्लेयर से खेलना है। और कल भी हमने देखा था ये जो राजस्थान के कोच हैं, जब कंचन बेन मुकाबला खेल रही थी तो उनको इनकरेज कर रहे थे, और वो गेम कौन भूल सकता है। 5 गेम पॉइंट बचाकर उसके बाद 16-14 से कंचन ने वो गेम जीता था। इस मैच पर वापस लौटते हैं महक कौर। इस मुकाबले को जीतने के करीब, सिर्फ एक गेम जीतते ही वो ये मैच अपने नाम कर लेंगी। गेम नंबर 3 शुरू होता हुआ। टेबल के दोनों छोर पर टेस्ट किया, बैकहैंड और फोरहैंड दोनों पर, और बैकहैंड पर गलती की शारण्या गोयल ने। कहानी वही, सिर्फ गेम का नंबर बदला है। Oh, another cross table forehand, but not getting the angle right. There you see, playing it across on her side of the table, Sharanya. The kind of mistake Sharanya is making, it's so disheartening to see this girl from Rajasthan. She's a much better player than what she's been made to look like from the current stats of this match. A lot of excitement. She's got the shots, she's got the angle, her intention is right, but a little excitement, a little over-excitement here she needs to control. I tell you how I would love to see Sharanya winning this game and stay in this match. But Mahek Kaur has proved to be too good for her, as Mahek leads by 4 points to 1 and gets ready to serve. Nicely slicey serve from Mahek Kaur. Another, she has been listening to my fellow commentator Anand and trying to create a winner, but those unforced errors are not going to help her cause. Sharanya Goyal here, another forehand tossing outside the table. My God, the kind of mistakes. Look at that. Another forehand hitting the nets. There you see. Lucky break there for Mahek Kaur there. The ball literally holding on to the cord of the net on the table. And as we go in for a timeout taken by Sharanya, and rightly so, as how often we have talked about players taking those timeout at a very crucial junction of a match where they think that they, most importantly, they need to break the rhythm of the player who is winning it so comfortably. And more often than not, it does so. Let's see if this strategic timeout can help Sharanya Goyal's cause.
महक के लिए सब कुछ बढ़िया घट रहा है। टैक्टिकली ये टाइम आउट लिया है शारण्या ने। कोशिश यही है कि उनके रिदम को तोड़ा जाए, और क्या उस रिदम को तोड़ने में कामयाब होंगी? चुनौती एवरेस्ट जैसी ऊंची है। 2 गेम हार चुकी हैं, तीसरे में ट्रेल कर रही हैं 1-6 से, लेकिन चैंपियन खिलाड़ी ही इस मुश्किल परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हैं। क्या शारण्या भी वही करेंगी? एक और बैकहैंड पर कमजोर रिटर्न, अंक मिलता हुआ महक को। यह मुकाबला बहुत तेजी से समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इस बार सर्विस एरर आता हुआ महक की तरफ से। जैसे ही देखा कि फोरहैंड पर एक ओपनिंग है, क्रॉस कोर्ट फोरहैंड खेला था और उसको बैकहैंड से ब्लॉक करने गई थी शारण्या, लेकिन बाउंस इतना ज्यादा था कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। 8-2 की बढ़त हो गई है। अच्छी सर्विस थी, लेकिन उसको रिटर्न करने में कामयाब हो गई थी महक, लेकिन बाद में कमजोर रिटर्न। बेहतरीन डाउन द लाइन विनर आता हुआ फोरहैंड पर। दोबारा देखिए इसे, अपने आप को पोजीशन किया था और बिल्कुल एज ऑफ द टेबल पर गेंद टकराई और कोई मौका नहीं था। लेकिन उसके बाद जब इस तरह की गलती करती हैं, और खासकर आप इतना पीछे चल रही हैं, तो फिर आप मुकाबले में कैसे बने रहेंगी? ओवर एक्साइटमेंट में खेला गया ये फोरहैंड ड्राइव, और अब 6 गेम पॉइंट और 6 मैच पॉइंट महक कौर के नाम। थोड़ा सा ओवर कॉशियस लगी यहां पर महक, वहां पर क्लोज कर सकती थी। बैकहैंड पर ज्यादा खेल रही हैं, फोरहैंड अगर क्रॉस टेबल ट्राई करती तो जरूर वहां पर शायद जीत मिल जाती, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा समय है। बैक टू बैक 2 अंक मिलते हुए यहाँ पर शारण्या को, और थोड़ा सा खुद को इनकरेज करने की कोशिश कर रही हैं। क्या यहाँ पर कल की तरह एक और हम कमबैक देखेंगे? 3 लगातार अंक यहाँ पर शारण्या गोयल के नाम। 3 अंक और लेंगी तो फिर ये मुकाबला आगे बढ़ेगा 10-10 से। एक और फोरहैंड पर एरर आता हुआ महक की तरफ से। लगातार 4 अंक बटोर लिए हैं शारण्या गोयल ने, और कहीं ना कहीं मनोबल जरूर बढ़ा होगा उनका। दिक्कत यह है कि सिर्फ 1 अंक दूर थी महक, और एक गलती और मुकाबला हो गया समाप्त। 11-7, 11-5, 11-8 ये है स्कोर लाइन महक कौर की तरफ से। शारण्या गोयल इस मुकाबले में चुनौती तो रखने में कामयाब हुई देर सबेर, लेकिन मुकाबला अपने नाम नहीं कर पाई। महक कौर का ओवरऑल कंट्रोल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। डिफेंसिव खेल महक का है, कुछ एक अवसरों पर ही उन्होंने अटैकिंग ड्राइव खेला। गलतियां दोनों से हुई। ये स्कोर 11-7, 11-5, 11-8। That's right, Anand, and one has to say this is just the kind of opponent what Mahak Kaur would have liked, because it is so opposite to her temperament, as calm as cucumber that Mahak Kaur is all the time, and that over exuberance, that childlike excitement on part of Sharanya Goyals basically cost her this match. She had her chances, even though the stats doesn't look like that, but Sharanya Goyal from Rajasthan had all the tools, she had the shots, she had the potential to give a good challenge to Mahak Kaur, but unfortunately her excitement got better of her, and in the end it was rather easy cruising for Mahak Kaur from Haryana, winning this match in straight games with a comfortable score of 11-7, 11-5 and 11-8, barring those couple of points, those lucky points, consecutive 4 points that she won in the last game. That also because of Mahak Kaur's unforced errors and one beautiful down the line forehand that she displayed rather late in the game. But all in all, it was an easy cruising for Mahak Kaur in this match as she gets ready to set herself in the semi-finals afterwards, later in the day hopefully.
और अब सेमीफाइनल मुकाबलों का आगाज हो रहा है। मेन सिंगल्स क्लास 1 संदीप दांगी हरियाणा के सामना होगा उत्तर प्रदेश के मयंक श्रीवास्तव के साथ। दो पड़ोसी राज्यों के बीच कांटे की टक्कर होगी खिताबी मुकाबले में, गोल्ड मेडल मुकाबले में जगह बनाने के लिए। संदीप दांगी बनाम मयंक श्रीवास्तव सेमीफाइनल मुकाबले। अब तक ग्रुप चरण के मुकाबले हमने देखे और अब नॉकआउट बिजनेस एंड इस टूर्नामेंट का शुरू हो गया है। संदीप दांगी और मयंक श्रीवास्तव। दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं और इंडोर स्टेडियम होने के बावजूद यहाँ अंदर का माहौल काफ़ी ठंडा है और आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों को भी ठंड लग रही है। लेकिन जैसे मुकाबला शुरू हो जाएगा, जैसे वार्म अप करेंगे एक बार, तो फिर रवानगी आ जाएगी। क्लास 1 हरियाणा वर्सेस यूपी, संदीप दांगी बनाम मयंक श्रीवास्तव, ये सेमीफाइनल मुकाबला है। In class 1 men's singles semi-final match, it's a very important match here, and both the para athletes would like to give their best shot here as the two athletes in this class 1 category gets ready, and it's rather chilly even inside the Indira Gandhi indoor arena here, especially when it comes to class 1 category. It's very important to keep yourself warm because the upper body has to do the warm-up enough even before the actual physical movement starts. It's always good to keep yourself nice and cozy. As you see the team officials and contingent helping the two athletes getting ready for this semi-final contest. Sandeep Dangi representing Haryana will be up against Mayank Shrivastava from Uttar Pradesh. And to take you through this semi-final, joining us will be Shivendra Chaturvedi in the commentary box. टेबल नंबर 1 पर अगला मुकाबला जो आज के लिए निर्धारित है, संदीप दांगी हरियाणा के पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी, सामना है मयंक श्रीवास्तव से जो कि कैमरा फेस कर रहे हैं ब्लू और वाइट टी शर्ट में, और रेड और वाइट टी शर्ट में संदीप दांगी हैं। संदीप ने प्रिलिमिनरी राउंड में जो मैचेस खेले थे काफ़ी प्रभावशाली प्रदर्शन था उनका। जो प्रिलिमिनरी राउंड के मैचेस थे उसमें ग्रुप बनाए गए थे और ग्रुप में सामान्य तौर पर 4-4 खिलाड़ी थे। इनिशियल राउंड के मैचेस के बाद 2 खिलाड़ी जो शीर्ष 2 पर रहे वो आगे के दौर में पहुंचे हैं, बाकी 2 खिलाड़ी एलिमिनेट हुए हैं। रैकेट आमतौर पर क्लास 1 क्लास 2 कैटेगरी में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो प्रेफर करते हैं स्ट्रैपिंग अपने प्लेइंग हैंड के साथ, जिससे कि मूवमेंट में आसानी हो। साथ ही दोनों छोर पर 2 वॉलंटियर्स मौजूद रहते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है खिलाड़ियों का, इसलिए बॉल को रिट्रीवल के लिए जो प्लेइंग एरिना में अगर जाती है तो यह है मयंक श्रीवास्तव।
उत्तर प्रदेश के पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी यहाँ सेमीफाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना मुकाबले के लिए बहुत ही अहम। रैकेट को होल्ड करने के लिए और प्रॉपर मूवमेंट के लिए स्ट्रैपिंग ठीक तरीके से होना भी ज़रूरी, उसी प्रक्रिया को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं आज तीसरा दिन है, पेनल्टीमेट डे है इन मुकाबलों का। आज कुछ फाइनल्स भी शेड्यूल्ड हैं। पुरुष सिंगल्स में क्लास 1, क्लास 3 और महिला सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में फाइनल्स। उसके अलावा लगभग सभी कैटेगरीज के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे और कल स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले निर्धारित होंगे। टेक्निकल बेंच पर तमाम मुकाबलों की निगरानी रखी जाती है, प्रॉपर रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी। और यहाँ टेबल नंबर 1 पर तैयारी पूरी होने के क्रम में संदीप डांगी तैयार हैं, हरियाणा के पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी। उनके सामने होंगे मयंक श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। टॉस की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। अभ्यास का समय मिलेगा खिलाड़ियों को। बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर ये मैचेस निर्धारित होते हैं। पुष्पा मेहता इस मुकाबले में सुपरविजन के लिए मौजूद रहेंगी, चेयर अंपायर की भूमिका में। हरियाणा के संदीप डांगी आपके स्क्रीन पर। और यह है उत्तर प्रदेश के मयंक श्रीवास्तव। दोनों खिलाड़ी थोड़ा वार्म अप करते हुए कुछ मिनट के लिए मुकाबले के विधिवत आगाज से पहले। प्लेइंग एरिना में यहाँ पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कुल मिलाकर के 4 टेबल पर मुकाबले निर्धारित किए गए हैं। पहले 2 दिन काफ़ी संख्या में मैचेस खेले गए क्योंकि प्रिलिमिनरी राउंड के मैचेस शामिल थे, ग्रुप में मैचेस शामिल थे, खिलाड़ी लीग आधार पर मैचेस आपस में खेल रहे थे। और अब धीरे धीरे नैरोड डाउन होकर के मुकाबले अंतिम 4 तक पहुँचे हैं। आज सुबह के सत्र में जो 3 मैचेस खेले गए उसमें 2 ग्रुप मैचेस थे और 1 क्वार्टर फाइनल मेंस क्लास 7 कैटेगरी में। और अब आज के दिन के जो मैच बचे हुए हैं वो सभी या तो सेमीफाइनल्स हैं या फिर
फाइनल यानी स्वर्ण पदक के लिए होने वाले मुकाबले। मुकाबला शुरू होता हुआ यहां पर, और पहला अंक मिल जाएगा यहां पर संदीप दांगी को। रीच आउट नहीं कर पाए थे मयंक वहां पर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये पहला संस्करण और पैरा टेबल टेनिस का ये सेमीफाइनल मुकाबला, एक और अनफोर्स्ड एरर आता हुआ वहां पर मयंक श्रीवास्तव की तरफ से, और 2-0 की बढ़त संदीप दांगी को मिल गई है। बढ़िया रणनीति, बिल्कुल टॉस करा दिया था, नेट के नजदीक ड्रॉप और वहां तक पहुंचना तो लगभग नामुमकिन इस क्लास में, अगर खास तौर पर बात करें तो। और इस बार फोरहैंड पर बढ़िया ड्राइव आता हुआ मयंक की तरफ से, और जब इस तरह की ड्राइव आपके पास मौजूद है तब आप इस मुकाबले में थोड़ा सा अटैकिंग रुख अपना सकते हैं। सर्विस एरर यहां पर संदीप की तरफ से। बैकहैंड पर तैयार थे, लेकिन जैसे ही देखा कि कोई संपर्क नहीं हुआ उनके कोर्ट पर, उनके टेबल पर, उनके हाफ में, तो जाने दिया। थोड़ा सा प्रोटेस्ट, शायद उनको लगा कि गेंद ने संपर्क नहीं किया है। चेयर अंपायर ने कहा कि गेंद आपके हाफ में टच होकर गई है। 4-3 का स्कोर है इस समय संदीप के पक्ष में। सेमीफाइनल मुकाबला है, एक तरफा होने की उम्मीद सबको कम है। थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा। इस बार बैकहैंड पर कोशिश की थी संदीप ने, लेकिन स्पिन को नहीं संभाल पाए और 4-4 की बराबरी हासिल की है यहां पर मयंक ने पिछड़ने के बाद। बढ़िया रणनीति, संदीप की स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कि हाई टॉस कराने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, ये देखिए, और उसके बाद जो बाउंस है उसको संभाल पाना आसान नहीं होगा। इस बार रोल ऑफ द रेस्ट देखने को मिला था बैकहैंड पर, और उसका फायदा भी मिलता हुआ मयंक को। फोरहैंड पर रिटर्न करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अच्छी सर्विस, इस बार तेज सर्विस थी और उसका फायदा भी मिलता हुआ। 5-5 की बराबरी के बाद 6-5 की बढ़त हासिल कर ली है वहां पर मयंक श्रीवास्तव ने। एक बार फिर वही टॉस की रणनीति, लेकिन इस बार बैकहैंड पर बढ़िया पुश, इंतजार किया और प्लेसमेंट इंच परफेक्ट। और इस बार एक अंक मिल जाएगा वहां पर संदीप को। मयंक श्रीवास्तव 9-6 की बढ़त पर चले गए हैं। एक समय ट्रेल कर रहे थे। गेम पॉइंट पर है मयंक इस समय। संदीप ने इस मुकाबले में बढ़त के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम खो बैठे और ये बैकहैंड रिटर्न को संभाल नहीं पाए और मयंक ने पहला गेम इस सेमीफाइनल में 11-6 से जीत लिया है।
और पहले गेम के बाद अब थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा संदीप दांगी पर, क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है। हारने पर आप फाइनल की रेस से बाहर हो जाएंगे और जो सपना देखा है आपने गोल्ड मेडल जीतने का खेलो इंडिया के बड़े मंच पर, वो कहीं ना कहीं इस बार के लिए अधूरा रह जाएगा। दूसरी तरफ बात मयंक की करें तो मयंक ने बहुत ही अच्छा गेम प्लान दिखाया है। शुरुआत में जब टॉस करा रहे थे तो थोड़े से परेशान दिखे थे मयंक, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी पर कायम रहे और कुछ एक सर्विस बहुत अच्छी रही मयंक की। उसका कोई जवाब नहीं था संदीप दांगी के पास, लेकिन अभी भी इस मुकाबले में बहुत कुछ बाकी है। दूसरा गेम अगर संदीप के पक्ष में जाता है तो मुकाबला खुल जाएगा, जबकि मयंक की यही कोशिश होगी कि दूसरा गेम जीतकर और ज़्यादा दबाव बनाया जाए संदीप पर, क्योंकि जब आप प्रेशर क्रिएट करते हैं तो फिर गलतियां ज़्यादा होने लगती हैं। शुरू के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहम रहेंगे। अगर 3 या 4 अंकों की बढ़त मिल गई किसी खिलाड़ी को तो फिर दूसरा गेम उसके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि फिर आपके जहन में कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये ग्रुप चरण का मुकाबला नहीं है, मुझसे गलतियां होंगी, पॉइंट मिलेगा, कॉशियस होकर आप खेलने लगते हैं। जहां पर आप एग्रेसिव रिटर्न कर सकते थे वहां भी आप डिफेंसिव शॉट की तरफ जाना पसंद करते हैं कि एरर ना हो। और वहां पर जब आप खुलकर नहीं खेलते, जब आप अपना नेचुरल गेम नहीं खेलते, तो फिर आप परेशानी में खुद अपने आप को डालते हैं। लेकिन किस ढंग की शुरुआत करते हैं ये बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है मयंक और संदीप दोनों के लिए। अक्षय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। That's right, Anand. And in this game number 2, Sandeep Dangi will have to mark his presence here. And he's looked good in phases, actually. Not consistently enough where Sandeep Dangi could score consistently enough, even though he managed to get 6 points. But the only thing that saving grace of the opening game would be the service of Sandeep Dangi. I really like the way he's served, but Mayank Shrivastava's return has been so accurate as far as using the angle of the table is concerned that in this class 1 category of para table tennis, this becomes very difficult when you get that angle right and picking the right spots and the right slots at the moment. Mayank Shrivastava as this game number 2 in this crucial semi-final in men's single is on the way. See, this is what I was talking about. He's a very good server, and on that occasion compelling Mayank Shrivastava for that unforced error. The pace of the return was nice, and on that occasion you see hitting the rim of the bat, the top edge of the bat, and hence tossing it outside the table. With a good lead of 4-0 in this game too, Anand, I believe that Sandeep Dangi, I saw him, stretching his arms, sitting on the chair, and he was looking relaxed. Actually, he wasn't looking ruffled or rattled by the fact that he's lost the opening game. On that occasion, making the same mistake, hitting the edge of his bat, Sandeep Dangi, as Mayank Shrivastava opens his account and gets ready to serve in this game number 2 in semi-final. और फिर वही रणनीति संदीप दांगी की, बिल्कुल नेट के करीब ओपोनेंट हाफ में टॉस करते हैं, और वहां पर इस क्लास में रीच आउट करना बहुत मुश्किल है और बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है उस तरह के शॉट को खेलने के लिए। बहुत आसान नहीं होता है। इस बार बैकहैंड पर अनफोर्स्ड एरर आता हुआ संदीप की तरफ से, और इस रिप्ले में देखें तो ये बढ़िया रिटर्न था, और उसके बाद एंगल चेंज करना चाहते थे, डाउन द लाइन कॉर्नर तलाशना चाहते थे, फोरहैंड पर टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि नियंत्रण उसमें कम दिखा। अब भी लीड कर रहे हैं 5-2 से। एक और बढ़िया फोरहैंड पर विनर आता हुआ। बहुत ज्यादा एग्रेसिव शॉट तो नहीं था, लेकिन जो अंक मिला है वो प्लेसमेंट के कारण मिला है। That's right, not overly aggressive or fast forehand, but using the diagonal angle of this table, that cross table forehand has been very effective for Sandeep Dangi. Yet another point scored by, comfortably leading this game number 2 at 6 points to 3. Sandeep Dangi, even though he's got a cushion of 3 points here, but
one has to say these kind of mistakes are only going to help Sandeep Dangi more, because if you cannot reach out to those angles which are within your arm length, then you're inviting trouble. Sandeep Dangi, another accurate serve on his part, and beautiful angle. Mayank Shrivastava had no response to that. This is what I'm saying, that he has to rely more and more on his service, and he has to hold on to serve as long as possible, because that has been his bread and butter shot. He's had trouble in backhand return, Sandeep Dangi, but when it comes to serving, he gets it right 9 out of 10 times. आठ 4 का स्कोर है संदीप के पक्ष में। सर्विस एरर यहां पर आता हुआ। बैकहैंड पर बढ़िया यहां पर विनर तलाशा है, कॉर्नर पर प्लेस किया था और बैकहैंड पर ही टेस्ट किया था संदीप को भी, लेकिन संदीप ने रिटर्न करने की कोशिश तक नहीं की। 5-8 और इस बार क्या खूबसूरत बैकहैंड पर बिल्कुल फ्लिक के अंदाज में प्लेसमेंट के कारण ही दोनों खिलाड़ी अंक बटोरने में कामयाब हो रहे हैं। पावर कम है लेकिन प्लेसमेंट नजाकत भरा। लेट करार दिया गया है, रीसर्विस। नौ 5 का स्कोर है संदीप के लिए और सर्विस एरर आता हुआ एक बार फिर। इस बार अंक मिल जाएगा मयंक को। कोशिश वही थी लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं थे, पोजीशन में नहीं थे उस शॉट को खेलने के लिए, और डीप रिटर्न था जिसके कारण थोड़ी सी असहज स्थिति हो गई थी उनकी। और क्या लाजवाब फोरहैंड पर क्लोज किया है इस पॉइंट को मयंक श्रीवास्तव ने। दर्शनीय स्ट्रोक था और इस मुकाबले में इस गेम में बने हुए हैं। 9 अंक जरूर मिल गए हैं संदीप को, 2 अंक दूर हैं वो, लेकिन छोड़ा नहीं है पीछा उनका। इस बार अपने जाल में ही फंसे, नेट के करीब ओपोनेंट टेबल पर प्लेस करना चाहते थे लेकिन एलिवेशन उतना ज्यादा नहीं मिला। अब सिर्फ 1 अंक का फासला रह गया है दोनों खिलाड़ियों के बीच। बेहतरीन प्लेसमेंट, लाजवाब यहां पर बैकहैंड पर इंतजार किया और इससे अच्छी जगह वो प्लेस कर नहीं सकते थे। बिल्कुल कॉर्नर पर एक समय ऐसा लगा संदीप को कि शायद बाहर जा रही है गेंद, और ट्राई तक नहीं किया। अब 9-9 की बराबरी। इस अनफोर्स्ड एरर ने मौका दे दिया है मयंक को गेम जीतने का और इस मुकाबले में 2-0 की बढ़त बनाने का। क्या कमाल की वापसी की है गेम नंबर 2 में मयंक श्रीवास्तव ने। Absolutely, Anand. How comfortably Sandeep Dangi was sitting there with 9 points to 5 with a lead of 4 points, and suddenly now that 1 point has leveled the score, and they will have to go for a tiebreakers of sort here, because Sandeep Dangi has managed to equal the score in game number 2, and how he would love to hold on to this game, because otherwise Mayank Shrivastava has been sensational in this game number 2. Every time we see Mayank all the time reaching out towards the net, and that kind of mistakes, he tosses the ball, he gives it that kind of height which compels Sandeep Dangi to make those errors, and only 1 point away from this game, Mayank Shrivastava, as Sandeep serves. But excellent serve. As I always say this, he's so good with his serve, especially when he gets that cross table angle right. He looks at such a dominating player, Sandeep Dangi. Otherwise, he's got a very casual, smooth swag about himself. But yeah, when he plays those cross table serves, he looks exceptional. There you go. Mayank Shrivastava is not gonna stay behind as he gives an excellent backhand return there. But there's been a bit of a dispute as I know the point has been awarded probably. We'll have to wait for the official confirmation from the scorer there.
It's 11-11 from the scorecard, but what we have on our TV screen is 12 points to 1. And yes, Mayank Srivastav does lead it by 1 point. He's only 1 point away. And Sandeep Dangi is serving. He would like to hold on to his exceptional serve that he's so good with. Nicely served. Good rally. And there you see, making that unforced error, Mayank Srivastav tossing it outside, trying to use that angle which has been done quite successfully by him on earlier occasions, but on that occasion tossing it outside on the side of the table. बारह बारह की बराबरी यहां पर गेम नंबर 2 में 2 अंक बनाने पड़ेंगे यहां से अगर मुकाबले में दूसरा गेम जीतना है मयंक को और पहला गेम जीतना है संदीप को। तो यहां पर बाउंस के सहारे बीट कर दिया मयंक को और क्या यहां पर अपनी सर्विस पर अंक बनाकर इस गेम को जीतने में कामयाब होंगे संदीप। लेट करार दिया गया है, यानी री सर्विस होगी। थोड़ा सा समय लिया, सोचा विचारा और अब गलती कर बैठे। बैकहैंड पर ब्लॉक करने की कोशिश थी लेकिन लेट हो गए थे एंटिसिपेट करने में और अब एक बार फिर 13-13 की बराबरी हासिल कर ली है मयंक ने। खूबसूरत प्लेसमेंट फोरहैंड पर क्रॉस टेबल और कोई जवाब नहीं दे पाए इस बार संदीप दांगी। पहले बैकहैंड पर ट्राई करना चाहते थे, जैसे ही देखा कि थोड़ी सी ओपनिंग है फोरहैंड पर और लाजवाब प्लेसमेंट। गेम पॉइंट इस बार मयंक श्रीवास्तव के पास है और इसको भुना भी लिया है। ये अनफोर्स्ड एरर आता हुआ वहां पर संदीप दांगी की तरफ से और 15-13 पर इस गेम को खत्म किया है मयंक श्रीवास्तव ने। टेबल नंबर 1 पर कल एक गेम जो है वो 16-14 के स्कोर तक चला था, तो वहां तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 15-13 के स्कोर पर मयंक श्रीवास्तव ने दूसरा गेम जीतकर इस क्लास 1 सेमीफाइनल में 2-0 की बढ़त बना ली है और अब दबाव पूरी तरीके से आ गया है संदीप दांगी पर। अगर ये गेम नहीं जीतते हैं तो फाइनल में जाने का, गोल्ड मेडल मुकाबले में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। स्कोर देखिए 11-6, 15-13 मयंक श्रीवास्तव के पक्ष में है। ये क्लास 1 का सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है पुरुष वर्ग में। Well, one has to say that Sandeep Dangi must be utterly disappointed with himself because he was in such a strong position of winning this game when he was leading by 4 points with the score to 9-5. But good to see that Mayank Srivastav from Uttar Pradesh did not lose his control, did not lose his cool, and he realized that if he can get his angle right, especially when Dangi serves and he gets that return on the left side where he finds it consistently difficult to return on the backhand, and that has something, that weakness that has been capitalized upon by Mayank Srivastav so consistently. And in addition to that, when he gets his forehand right, then Sandeep Dangi just sits and watch it because there is no response. There's not much you can do to that acute angle on side of the table. And as we get ready for game number 3 in this exciting semi-final of men's singles category in class 1 para table tennis, we see these two athletes from Haryana and Uttar Pradesh fighting it out for the final place, that coveted gold medal in this inaugural edition of Khelo India Para Games table tennis event.
getting a fresh strapping around his arm. In this class 1 category, the players are allowed to strap their bat around their palm. And yes, they can lunge forward they can reach out to the net, but some part of their body has to be there on the chair, some thigh or some portion of the hip. One of the toughest category of para table tennis in class 1 category that we're watching the semi-final of. The chair umpires and the referee team always busy with loads of work, lot of statistics they have to shuffle all day long, as we know that this is the day 3 of this para table tennis event. Yesterday we saw only table 1 had 27 matches lined up, approximately 70 to 80 matches played all around the day. A lot of permutation and combinations reaching to this semi-final and quarter-final stages here, as Mayank Shrivastava and Sandeep Dangi get ready for game number 3 in this semi-final. इस बार बहुत जितना वो जा सकते थे फॉरवर्ड बेंड करते हुए रिटर्न किया था और कामयाबी भी मिल गई। एक अंक बना लिया मयंक श्रीवास्तव ने। मयंक की कोशिश होगी यहीं पर इस मुकाबले को फिनिश किया जाए और गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई जाए, लेकिन संदीप दांगी को तो संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार बढ़त पर आ गए हैं संदीप यहां पर। इस पॉइंट को देखते हैं, टॉस किया था बिल्कुल करीब डाउन द लाइन और बैट के फेस को क्लोज कर देते हैं। सर्विस लाजवाब करते हैं मयंक श्रीवास्तव, अपनी सर्विस से प्रभावित किया है कई अवसरों पर। एक बार फिर पिछड़ने के बाद वापसी कर ली है उन्होंने। सर्विस एरर आता हुआ संदीप की तरफ से। अच्छी सर्विस, लाजवाब सर्विस। देखिए बिल्कुल ओपोनेंट के नेट के बिल्कुल करीब ड्रॉप करवा रहे हैं, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे इस क्लास में। और लेट करार दिया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं मयंक की, इसको लेट क्यों करार दिया, मुझे सर्विस पर अंक मिलना चाहिए था। और दोनों खिलाड़ियों और संदीप के कोच के साथ भी थोड़ी सी नोकझोंक यहां होती हुई समझाने की कोशिश कर रही हैं। मयंक कह रहे हैं कि सर्विस मेरी सही थी, लेट क्यों करार दिया गया है। इस सर्दी के मौसम में भी गहमा गहमी थोड़ी बढ़ गई थी टेबल नंबर 1 पर। दोनों को शांत कराया है। अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह मयंक अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने में कामयाब हुए हैं। टाइम आउट ले लिया है उन्होंने, क्योंकि जो थोड़ी सी नोक झोंक हुई, मेंटल पीस शायद खो दिया उन्होंने और वो टेम्परामेंट महसूस नहीं कर रहे होंगे, जिस कारण टाइम आउट मयंक की तरफ से लिया गया है। यहां से भी देखकर ऐसा लगा था कि सर्विस सही थी, लेकिन लास्ट कॉल चेयर अंपायर का होता है। उनको शायद उसमें कोई टेक्निकल परेशानी लगी हो, टेक्निकल एरर लगा हो, जिस कारण उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन जो लेट का कॉल था वो भी काफ़ी डिले लिया गया था। थोड़ी सी दुविधा में लगी चेयर अंपायर, उसके बाद लेट का कॉल लिया गया। मयंक बिफर पड़े एक ढंग से और फिर थोड़ी सी बातचीत उनकी हुई संदीप के साथ। संदीप के कोच भी इन्वॉल्व हुए, फिर चेयर अंपायर को बीच बचाव करना पड़ा, टाइम आउट लिया खुद को एकाग्र करने के लिए और उसके बाद दोबारा से 3-3 के स्कोर के साथ ये मुकाबला टाइम आउट के बाद शुरू होता हुआ। That's right. Mayank wasn't too happy with the decision.
Usually a serve that touches the net assembly, net post or clamps on the way, but still touches the side first, then the opponent side on the second bounce is called a let service. On that occasion, we saw that in the replay. Probably if we could see the replay, it will be a little more clear, but the umpire's decision is the last decision, and players have to accept that. And Mayank will be happy that he's scored one more point as the game has resumed in this third and hopefully decisive game for Mayank Shrivastava, as he would be hoping to seal the match and seal a seat in the finals here. But not like that. It was tossed softly by Sandeep Dangi, but the angle of that toss, there you see, it got the elevation. He had enough time, Mayank Shrivastava, but the angle after the top spin kind of ricocheted off the table, always going away from Mayank. And there you see reaching out to it, and those change in pace, whether intentional or unintentional on part of Sandeep Dangi, have allowed for the first time in this game number 3 for Sandeep Dangi to lead by 1 point as he gets ready to serve. Hopefully his strongest point will help him fetch few more points. वो इंटेंशनली क्रिएटिव सर्विस है उनकी, और उसी से वो मात दे रहे हैं मयंक श्रीवास्तव को। और इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है कि आप वहाँ पर प्लेस करें जहाँ वो रीच आउट ही नहीं कर पाएँ। और ऐसा अनफोर्स्ड एरर के साथ एक अंक मिलेगा ज़रूर मयंक को। 5-6 की सर्विस इस बार मयंक ने बहुत ही तिरछी नजरों से देखा चेयर अंपायर की तरफ की, इस बार आप क्या कहेंगी? लेकिन चेयर अंपायर ने कहा बिल्कुल सही सर्विस है, अंक प्रदान किया गया। अपने जाल में फंस गए इस बार संदीप। एक बार फिर वही सर्विस की कोशिश, लेकिन एग्जीक्यूशन इस बार परफेक्ट नहीं हो पाया। बैकहैंड पर बढ़िया प्लेसमेंट। इस बार पहले से तैयार थे मयंक कि इसी ढंग की सर्विस होगी। बहुत ज्यादा खुद को बेंड किया। ये देखिए लगभग फाइनल पोजीशन पर रीच करते हुए खुश होंगे, और होने भी चाहिए। 8-6 की बढ़त हासिल कर ली है। 9-6 की बढ़त। लाजवाब प्लेसमेंट एक बार फिर। स्ट्रैटेजी समझ गए हैं वो संदीप की कि बिल्कुल नेट के करीब ड्रॉप करवाएंगे। पहले से प्रिपेयर रहते हैं लंच करने के लिए, और फायदा भी मिलता हुआ। 2 अंक दूर हैं इस गेम और इस मुकाबले में जीतकर फाइनल में जगह बनाने से। इस बार चूक हो गई। संदीप उसी स्ट्रैटेजी पर कायम थे, लेकिन इस बार नहीं पहुंच पाए मयंक। That's right, Anand. He's become a little predictable, and Mayank Shrivastava has sensed that what he's trying to do consistently. And Sandeep Dangi doesn't have much option here also. He knows that service is his strong point, and if he can get that service right, like most of the times, he can make a comeback of sorts. But that has also made Sandeep's game a lot more predictable. And lucky for Mayank Shrivastava, he is always ready for that soft drop that he tries to execute. There you see already positioning Mayank Shrivastava, already taking that position. Unfortunately on that occasion it was slightly out of it, but you can see that he had already predicted that it's gonna be on the right side. There you see on your TV screens leaning towards right, but lucky for Sandeep Dangi, he got that angle very sharp, very close to the net in the left half of the table. 2 अंक मिल गए बैक टू बैक यहां पर संदीप को, और एक समय 10-7 से लीड कर रहे थे मयंक। अब स्कोर जो है 10-9 उन्हीं के पक्ष में है। एक अच्छी सर्विस और मैच उनके नाम हो जाएगा। और जी हां, इस बैकहैंड पुश के बाहर जाते ही मयंक श्रीवास्तव ने मेंस क्लास 1 के फाइनल में जगह बना ली है, और अब स्वर्ण पदक के 1 कदम दूर हैं। लाजवाब प्रदर्शन, बीच में थोड़ी सी नोक-झोंक, उसके बाद टाइम आउट, अपने आप को संयमित बनाए रखा, धैर्य नहीं खोया, अपने गेम प्लान पर स्टिक रहे, और एंटिसिपेशन बहुत बढ़िया किया वहां पर संदीप के खेल को। जो स्पिन जनरेट कर रहे थे हाई टॉस पर, उसके लिए तैयार थे, और कई एक अवसरों पर रिटर्न भी किया।
गेम अवेयरनेस दिखाई वहां पर मयंक श्रीवास्तव ने। और संदीप के लिए कहा जाएगा कि उनके पास कुछ ऐसे बढ़िया सर्विस हैं और कुछ ऐसे बढ़िया रिटर्न हैं कि अगर दिन उनका हो और लैंडिंग अच्छी करवाने लगे तो फिर ओपोनेंट को परेशान कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन मयंक श्रीवास्तव के नाम रहा। एक बार दोबारा देखते हैं, ऐसी जगह पर प्लेस करते हैं बिल्कुल नेट के करीब, या फिर एक ढंग से कॉक स्पिन जनरेट करते हैं हाई टॉस पर, जिससे कि परेशान हो जाते हैं ओपोनेंट। स्पिन करके अवे की तरफ गेंद जाती है, दूर जाती है गेंद। एक बढ़िया मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, वैरायटी ऑफ शॉट्स देखने को मिले। स्कोर लाइन भले एक तरफा इशारा कर रही हो, लेकिन टक्कर संदीप ने भी दी। मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है क्लास 1 में, उसके बावजूद दोनों खिलाड़ियों ने दिलेरी के साथ यह प्रदर्शन किया है। मयंक श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के पहुंच गए हैं मेंस क्लास 1 सिंगल्स के फाइनल में। और आज ही फाइनल मुकाबला भी खेलते नजर आएंगे मयंक श्रीवास्तव। लॉयड फर्नांडिस गोवा के और लक्ष्य गुप्ता हरियाणा के, इनके बीच होगा सेमीफाइनल मुकाबला मेन क्लास 2 के तहत। As the two athletes make their way to table number 1 for the next semi-final in the Class 2 category between Goa and Haryana. I am joined in by the commentary box by Shivendra Chaturvedi. Shivendra, welcome for another semi-final lined up here. धन्यवाद लक्ष्य। दिलचस्प मुकाबलों की श्रृंखला आज यहाँ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में
खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तहत पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाओं के अंतिम चरण के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। आज सुबह एक क्वार्टर फाइनल, उसके बाद 2 ग्रुप मैचेस और उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले, और आज 3 फाइनल्स भी लाइंड अप हैं आफ्टरनून सेशन में। लक्ष्य गुप्ता, जिन्होंने प्रिलिमिनरी राउंड में बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था, काफ़ी टफ मैच खेला था उन्होंने और जीत हासिल की थी। पुरुष सिंगल्स में क्लास 2 कैटेगरी में ये सेमीफाइनल है। गोवा के लॉयड फर्नांडिस अपोजिट टू द कैमरा येलो टी शर्ट में है, और लक्ष्य गुप्ता रेड और वाइट टी शर्ट में है, जो कि हरियाणा से आते हैं अपने आप को रिफ्रेश करते हुए। लॉयड फर्नांडिस गोवा बनाम लक्ष्य गुप्ता हरियाणा। टॉस की प्रक्रिया, लक्ष्य गुप्ता की चॉइस। ऑफ कोर्स वो सर्विस करना चाहेंगे, लेकिन लगता है उन्होंने एंड चुना है और इसलिए सर्विस का दारोमदार लॉयड फर्नांडिस के पास जाना चाहिए। खिलाड़ी फिलहाल थोड़ा सा वार्म अप करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले। बहुत ही अहम मैचेस हैं ये, क्योंकि टाइटल राउंड में जगह बनाने के लिए आपको अपनी चुनौती पेश करनी है। दोनों ही राइट हैंडर्स हैं, बल्कि लक्ष्य बाएं हाथ से खेलते हैं और लॉयड फर्नांडिस राइट हैंडर हैं। रमेश परमार मुकाबले के सुपरविजन के लिए मौजूद हैं चेयर अंपायर की भूमिका में, और जैसे ही चेयर अंपायर का ऐलान होगा, खिलाड़ियों के इंट्रोडक्शन के बाद इस मुकाबले का विधिवत आगाज होगा। ये हैं लक्ष्य गुप्ता, जो कि हरियाणा से आते हैं। The athlete in red jersey representing Haryana is Lakshay Gupta, and you see with our back towards the camera, Lloyd Fernandez in yellow jersey, competing against each other in the class 2 category of para table tennis here. Another important semi-final here after that exciting semi-final between Haryana and Uttar Pradesh, in which Mayank Shrivastava comprehensively defeated Sanjay Dangi with a score of 11-6 and a tie-breaking 15-13, and then going on to win the third game in quick succession, consecutive back-to-back 3 games. As another Haryana lad, Lakshay Gupta, representing this amazing state with so much of sporting potential, up against Lloyd Fernandez. Shivendra, we saw Goa hosting the national games here a couple of months ago, and even though Goa did not really rank very highly in the medals tally, but the fact that Goa represented so comprehensively in so many different disciplines in the national games, which was having 43 disciplines as we begin the match here of this semi-final. I'm sure Goa will like to register its presence in the para table tennis more effectively. Lovely serve there from Lakshay Gupta, but equally effective return from Lloyd Fernandez. Wow, beautiful sight to watch such backhanded returns and getting the angle right across the table. Already we can see that Lloyd Fernandez reach and movement on the left and right side of the table is far more fluid as compared to Lakshay Gupta, as Lloyd Fernandez already with a 4-1 lead in this game 1 as he gets ready to serve. Nicely served on that occasion.
Lakshay getting the drop right away from Lloyd Fernandez and accumulating one more point in his kitty, and gets ready to serve Lakshay Gupta. Nicely served. Oh, it was a slow return from Fernandez. He had all the time in the world, Lakshay Gupta, but closing the face of the bat a little too early and sharply, and hitting that one on the net. Still continue with his service, but I think it's been called let by the umpire. He'll have to serve again, as we've been telling. It has to land in the service section of the table. Unless you get it right, you have to serve it again. And Lloyd making that rare mistake, trying to create that angle on the right side of Lakshay, which is difficult for him to reach, being a left-hander. I think, Shivendra, this is a very interesting tactic as far as Lloyd's game is concerned, that knowing usually they have a nice arm swing, the left-handers, and there you see he's got a good arm swing, but he's got to control well. And consciously, Lloyd has tried to play on the sidelines, down the line, towards the baseline, so that Lakshay, being a left-hander, will find it more and more difficult. On that occasion, almost smashing it, but tossing it outside the table. And Lloyd Fernandez got a very, very substantial lead of 8 points to 3. काफ़ी मिस्टेक्स हो रही हैं लक्ष्य गुप्ता से, जिनका फ़ायदा लॉयड फर्नांडिस को मिल रहा है। और साथ ही उनकी रणनीति भी अच्छी कि अगर वो लक्ष्य जो कि लेफ़्ट हैंडर हैं, अगर उनके बैकहैंड पर अपने तरफ से फोरहैंड क्रॉस कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो अपोनेंट के बैकहैंड पर आएगा, तो लक्ष्य के लिए ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। बहुत ही बढ़िया रैली और अंततः कॉर्नर पिक किया लक्ष्य के खिलाफ लॉयड फर्नांडिस ने। 6 गेम पॉइंट है उनके पास। पहले ही गेम पॉइंट को कन्वर्ट करते हुए लॉयड फर्नांडिस 11-4 से गेम जीतने में कामयाब। स्मार्ट रिटर्न इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ रैकेट को अड़ाया भर, अच्छी खासी हाइट मिली, लेकिन चूंकि कॉर्नर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है खिलाड़ियों का, तो कॉर्नर पर जा कर के लंच करके रिट्रीव करना असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। और उसी का फ़ायदा इस पर्टिकुलर मौके पर लॉयड फर्नांडिस उठाते हुए लक्ष्य अपने कोच के पास पहुंचे हैं, लक्ष्य की तलाश में। लक्ष्य है उनका सेमीफाइनल मैच जीत करके फाइनल में पहुंचना। लॉयड फर्नांडिस इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा है, और ऑफ कोर्स लॉयड फर्नांडिस का भी लक्ष्य है फाइनल में पहुंचना। ये सेमीफाइनल जिसमें लॉयड फर्नांडिस काफ़ी कंपोज दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका रिफ्लेक्ट हो रहा है इस बात से कि वो काफ़ी देर पहले से ही टेबल पर आ गए हैं। और वहीं लक्ष्य गुप्ता अपने कोच के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत अब टेबल का रुख करते हुए We saw that in the game 1 when Lloyd Fernandez was trying to capitalize on that left-hand service of Lakshay Gupta, because placing constantly to Lloyd's comfortable angle as a right-hander towards the right side of Lakshay, and he won more than few points on that occasion as Lakshay Gupta serves. Nicely returned once again. Just not getting the top spin in control. He got the spin actually, but unfortunately that fell on his side of the table, Lakshay Gupta. Now on that occasion, good serve and trying to have a backhand return. Lloyd Fernandez committing that mistake and equalizes the score in this game number 2. Cracking forehand on that occasion from Lakshay Gupta, but it was a little too sharp and fast as it landed outside the table. पहला गेम जीत चुके हैं लॉयड फर्नांडिस
दूसरे गेम में स्लेंडर लीड है उनके पास। लक्ष्य का प्रयास होगा कि मिस्टेक्स मिनिमाइज की जाए, लेकिन यहाँ पर वो प्रयास फलीभूत नहीं होता हुआ। अपनी सर्विस पर पॉइंट कंसीड किया उन्होंने अपोनेंट के लिए। बढ़िया सर्विस है लॉयड फर्नांडिस की, कोई जवाब आना मुश्किल था क्योंकि रफ्तार इतनी तेज थी और दिशा इतनी सही। देखें, बेशक वो अपोनेंट के फोरहैंड पर थी, लेकिन रफ्तार काफ़ी तेज और 3-2 से अब 6-2 पर पहुंच गए हैं। 3 बैक टू बैक पॉइंट। कनेक्ट करने का प्रयास किया लक्ष्य ने पिछली मर्तबा, लेकिन असफल रहे। इस बार कॉर्नर तलाशते हुए लॉयड फर्नांडिस। खिलाड़ी तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं और रैकेट का फेस थोड़ा सा टिल्ट किया था वो पर्टिकुलर एंगल लेने के लिए। तो 3 बैक टू बैक पॉइंट बनाए थे लॉयड फर्नांडिस ने। 6-2 से आगे हो गए थे, लेकिन अब 2 अंक बना लिए हैं लक्ष्य ने। और ये सर्विस उनका बढ़िया हथियार है लॉयड फर्नांडिस का। इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे जब जब उनके पास 2 सर्विस करने का मौका आएगा। तब तक उनकी कोशिश होगी कि कम से कम ये जो 2 सर्विस हैं इनको 2 पॉइंट में कन्वर्ट किया जाए, और उसके बाद अपोनेंट जब सर्विस करने आए तो उस पर अंक हासिल करें। लेकिन यहाँ पर टेबल्स टर्न करते हुए लक्ष्य। अच्छा रिटर्न, इस बार सर्विस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा आया। और यहाँ मिस्टेक होती हुई, ये कॉस्टली एरर है, बिकॉज़ अपनी सर्विस पर अगर अंक आप टेमली गंवाएंगे तो अपोनेंट को तो फ़ायदा होना ही है। बहुत अच्छा शॉट एक लक्ष्य ने क्लोज किया। अच्छा उनको मुफीद बाउंस मिला था और इस बार क्रॉस कोर्ट पर पॉइंट ले लिया है। एक सीसॉ बैटल चलता हुआ इस गेम में। बहुत ही नाजुक मौका है ये, क्योंकि 2 सर्विस लॉयड फर्नांडिस के पास है और जैसा मैंने कहा कि उनका ये प्रमुख हथियार है, उसका फ़ायदा वो ज़रूर उठाना चाहेंगे। पिछली बार भी पहली सर्विस को कन्वर्ट किया था पॉइंट में, दूसरी सर्विस पर लक्ष्य ने अंक लिया था। इस बार लक्ष्य ने अंक उपहार में दिया है, तो 3 गेम पॉइंट हैं लॉयड फर्नांडिस के पास। मौका है इस दूसरे गेम को क्लोज करने का उनके पास। बहुत तेज प्रहार किया, क्या खूबसूरत शॉट ऑफ द डे हो सकता है ये। सर्विस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बैक हैंड क्रॉस कोर्ट क्या खूबसूरत अंजाम पर पहुंचाया और पहले ही गेम पॉइंट को कन्वर्ट किया। तो 11-4, 11-7 इम्प्रूवमेंट है लक्ष्य गुप्ता की ओर से, लेकिन 2-0 की बढ़त इस सेमीफाइनल में हासिल कर ली है गोवा के लॉयड फर्नांडिस ने। जब जब उनको अवसर मिला तब तब उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, और शायद अगले गेम में भी बातचीत ज़रूर हो रही होगी उनके खेमे में कि सर्विस पर बिल्कुल पॉइंट नहीं देना है अपने अपोनेंट को। कोशिश ये करनी है कि जब लक्ष्य गुप्ता की सर्विस हो तब उस पर अटेम्प्ट किया जाए, प्रहार किया जाए और उस पर भी अंक हासिल किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम लक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से वापसी के लिए और लॉयड फर्नांडिस के लिए इस मैच को क्लोज करने के लिए। Absolutely, Lakshya Gupta representing Haryana will have to do something exceptional here if he really wants to stay in this match. Mind you, it is the semi-final of Class 2 Para Table Tennis here, but mistakes like that are not going to help Lakshya's cause. Joy Fernandez, after having won these 2 games so comfortably and decisively, he's going to look to seal this match in this game only. Once again, we have seen that mistake. Actually, what he's trying to do is that he's trying to counter-attack Lloyd's pace with his top spin. But mind you, there you go. Every time he gets a bit of a toss, Lloyd Fernandez does not let it go without punishing. And on that occasion, getting the toss right in front of his slot and going for a full swing of smash
beautifully executed by Lloyd Fernandez. Definitely a better player in comparison to Lakshya Gupta here. We've been talking about how Goa beautifully and successfully organized the national games 37th edition, and immediately after that following it up with Khelo India Para Games representing Goa here in Delhi will be a great boost for the Goan sporting culture if Lloyd Fernandez goes on to win this match, which he so likely looks to do that. Another service call led by the chair umpire, and Lakshya will have to serve again. Another topspin, but on that occasion getting successfully serving it nicely. But what a beautiful return from Lloyd Fernandez. There you see in the replay. Nice angle, opening the face of the bat, and always that ball was moving away from Lakshya, and nicely served once again. What an exciting prospect this man Lloyd Fernandez is for the Goan table tennis fraternity. Competing and representing his state in Class 2 category here in this inaugural edition of Khelo India Para Games. Nicely changing, opening the angle on both occasions, challenging Lakshya on left to right and right to left, and all the time on one occasion Lakshya was able to connect, but the second return on the other side of the table was too good for Lakshya. I really like the way he beautifully sets up the rally here. He plays it towards the body a couple of times, down the line, baseline. But once he gets the length right, he angles it away from the opponent, and that's where he scored so successfully. Lloyd Fernandez is one of the better executors of those top spins that we have seen in the day today. Very successful. Every paddler tries to do that, but he's a great exponent of this top spin. Even though Lakshya is not far away, he's trying to do that same thing. But getting that spin on your ball and getting the landing in the right slot, in the intended slot, is equally important. Otherwise, it's such a waste of a shot. So you see in this rally on a couple of occasions, Lloyd Fernandez charging towards the net, almost covering half of the side of his table, and creating that angle which makes it very difficult to predict and anticipate for Lakshya Gupta. As I guess he is about to seal the game and match for Lloyd Fernandez. But a nice forehands from Lakshya Gupta for a change here, as he holds on to his serve. Softly tossed, and there you go. Lloyd Fernandez finishes it up in style. Soft drop on the right side of the table. Beautiful angle created by opening the face of the bat there. Winning comprehensively in straight games there. 11-5 in the last game. And Shivendra, one has to say, as you see the customary handshake between the two athletes and the coaches as well, and the chair umpire. It was a match of nerves between two athletes representing their state in a very, very crucial semi-final in Class 2 section of para table tennis. And one has to say that Lloyd Fernandez turned out to be such an exciting player that he sealed the match in straight games without any trouble from Lakshya Gupta. गोवा के लॉयड फर्नांडिस और हरियाणा के लक्ष्य गुप्ता के बीच हुए मुकाबले के प्रमुख अंश आप तक पहुंचते हुए शुरुआत से ही बढ़त बना ली थी लॉयड फर्नांडिस ने, और बहुत आसानी से उन्होंने गेम्स जीते। थोड़ा प्रतिरोध ज़रूर किया लक्ष्य गुप्ता ने, बट अल्टीमेटली जो वर्दी विनर थे इस मुकाबले के वो लॉयड फर्नांडिस ही थे। कितने खूबसूरत 2-3 उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए हैं, कोई अवसर नहीं था लक्ष्य गुप्ता के पास। कॉर्नर्स को भी उन्होंने पकड़ा कई मरतबा। इस बार लंच करते हुए स्पिन का समावेश,
लॉबिश रिटर्न का भी सहारा लिया था लक्ष्य ने। उनके तरकश में जितने तीर थे वो निकाले, लेकिन लॉयड फर्नांडिस ज़्यादा बेहतर साबित हुए दोनों खिलाड़ियों में। ग्यारह 4, 11-7, 11-5 यानी 3 स्टेट गेम्स में लॉयड फर्नांडिस ने लक्ष्य गुप्ता को पराजित किया और अपनी कैटेगरी के फाइनल में उन्होंने जगह बना ली है। अगला मैच टेबल नंबर 1 पर शुभम वाधवा बनाम शशि कुमार, और इंटरेस्टिंगली दोनों ही पंजाब के खिलाड़ी होंगे। दोनों ही एक ही राज्य के खिलाड़ी, बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है, और वो भी सेमीफाइनल में। खिलाड़ी निर्धारित स्थान पर यानी टेबल नंबर 1 पर पहुंच रहे हैं। चेयर अंपायर और सर्विस जज के साथ। टॉस की प्रक्रिया शुभम वाधवा और उनके अपोनेंट के बीच में। बड़ा दिलचस्प सिनेरियो होता होगा जब एक ही राज्य के दो खिलाड़ी या टाइटल राउंड में हो या सेमीफाइनल में हो। उस समय इंडिविजुअल अगर उनके कोचेस हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर टीम कोच हैं तो वो किसको फेवर करेंगे, ये देखना खासा दिलचस्प होता होगा। फिलहाल टॉस की प्रक्रिया आमतौर पर साइड चूज़ की जाती है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ही पर्टिकुलर हैं अपनी सर्विस के बारे में, तो जाहिर सी बात है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, भले ही साइड चेंज करनी पड़े। आकाश यादव मुकाबले के चेयर अंपायर, सुपरविजन के लिए तैयार। दोनों खिलाड़ी वार्म अप करने के क्रम में। That's right, Shivender. When two players are representing their state at such a crucial junction, that is of a semi-final or a final, the interesting thing about them is that they are very well aware of each other's game because they have met each other during the training, they have met in the local tournaments quite often, more often than not, and they are well aware of each other's playing style inside out. And Shubham Wadhwa and Shashi Gupta representing Punjab in these Khelo India's Para inaugural edition. I'm sure they would know actually a lot about each other's playing style than most of the players who are coming from different states, and that leaves a lot of room for improvisation because there are some hidden tactics that every player keeps it secret from each other, as they call the tricks of the trade. And I'm sure anyone who is able to bring out those tricks successfully today will be able to have the edge in this crucial semi-final between these two para athletes competing with each other in the class 3. Earlier we saw the semi-finals of class 2 and class 1 in which Lloyd Fernandez and Mayank Shrivastava won respectively. And interestingly, both the semi-finals have ended in straight games. But now these two athletes representing the same state, hopefully it will go down all the while, and they will be able to
expose not only each other's playing style but capitalize upon each other's weaknesses, which I'm sure they have marked over the years of playing. As we open the game number 1, and Shashi Gupta opens the account with an angled tossed forehand there. Playing rather softly in the initial stage. There you go, a sharp backhand by Shashi Gupta, helping him score one more point in this opening game as Shubham served. But on that occasion, hitting it outside the table, Shubham giving one more point to Shashi Gupta. Shashi Gupta having a word with the chair umpire. There you go. At 5 points in no time, Shashi Gupta is putting pressure as he allows Shubham to serve in this game number 1. Shashi holds on to his serve with a nice slicey serve as Shashi Gupta couldn't return it successfully since it was on his backhand. Great angle on the table, cross table service. Oh, look at that for return from Shubham Gupta, but what a response, what a counter-attack from Shashi Gupta. There you see. Oh, excellent serve there, beautiful slicey serve, cross the table, and well appreciated by the table tennis lovers around the stadium. A round of applause for Shubham there. Another nice rally and taking that winner comfortably. Shubham Gupta hitting that one on Shashi's body. But unfortunately, the next service from Shashi Gupta, Shubham couldn't return it, hitting that one in the net. Neck to neck this opening game. Doing a bit of thinking, Shubham, on that occasion. Just putting his head down on the table for a recollection of his thoughts as the scores are leveled at 7-7. But one more point in Shubham's kitty as he moves on to 8-7. दो पॉइंट का मार्जिन शुभम वाधवा और शशि कुमार के बीच में। 3 गेम पॉइंट। शुभम का प्रयास रहा है कि कम गलतियां की जाएं, उसका फायदा मिलता हुआ। हालांकि शशि कुमार इस पॉइंट पर ऐसा लगा थोड़े से विस्मृत से दिखे, लेकिन चेयर अंपायर के निर्णय को उन्होंने स्वीकार किया। तो शुभम वाधवा, जैसे मैंने कहा कि कम मिस्टेक्स का फायदा मिलता हुआ उनको, और दोनों खिलाड़ी बगैर किसी अंतराल के दूसरे गेम के लिए तैयार हैं। शुभम वाधवा पहला गेम जीतने में कामयाब हुए 11-7 से, ड्राइविंग सीट पर होंगे दूसरे गेम में। अच्छी शुरुआत करते हुए तेज तर्रार सर्विस, रैकेट लड़ाया जरूर शशि ने, लेकिन फायदा कुछ नहीं। इस बार कामयाब हुए थे, लेकिन जो ब्लॉकिंग रिटर्न आया था दूसरी मर्तबा, पहली बार बहुत अच्छा रिटर्न था और दूसरी बार जो ब्लॉकिंग रिटर्न आया वो टेबल को छोड़ता हुआ था। हालांकि बैकहैंड पर एफर्ट कर रहे हैं कुछ अकोमोडेट करने का अपने स्ट्रोक्स को शशि, और ये भी समझ रहे होंगे कि पहला गेम हार चुके हैं, तो अगर मुकाबले में बने रहना है तो 0-2 की बढ़त से बचना होगा और ये गेम जीतना होगा। बैकहैंड पर अच्छी सर्विस शुभम की, 1 अंक दिला गई उनको, दूसरा पॉइंट भी दिला गई। तो सर्विस पर दोनों ही खिलाड़ी पॉइंट्स इकट्ठे करते हुए
इस बार अपोनेंट की सर्विस पर पॉइंट मिला शुभम वाधवा को। अब 2 सर्विस का दारोमदार उनके पास है। 2 बार बढ़िया रिटर्न आया और देखिए तीसरी बार फिर से वो जो बैकहैंड था वो लंबा होता हुआ, परिणाम स्वरूप 6-3 की बढ़त। एक और लॉन्ग बैकहैंड टेबल छोड़ता हुआ तो अपनी सर्विस पर दोनों अंक लेने में कामयाबी। A rare mistake made by Shubham Wadhwa on that occasion, hitting that one away from the table on the sideline, and that allows Shashi Gupta to get one more point in his kitty in this game number 2. And another unforced error on part of Shubham Wadhwa, once again not being able to control that backhand return. On that occasion, successfully hit beautiful cross-table backhand. Excellent return from Shubham. Whenever he gets it right, he's a sight to behold. But Shashi Gupta is not really allowing that lead to accumulate on a higher side, as he's sniffing at his heels constantly as he accumulates one more point. Shashi Gupta lagging by only 1 point in this game number 2. He realizes that he has to win this game. We have seen in the last 2 semi-finals that initial 2 games won by any player goes on to win the match as well. So Shashi must have keeping a track of that tradition or that event that has taken place in the last 2 semi-finals, and would like to seal this game, but it's not going to help him like that if he keeps on mistaking. And now there you see Shubham, no trouble whatsoever. Shubham beautifully playing that game number 2 as well. Shashi Khan, he did have his moments of excellence in couple of occasions, but once again the same score, 11-7. Shubham seals the game number 2 as he will get ready to serve for the game number 3 and hopefully seal the match with the game number 3 only, without wasting much time and energy, as he would like to save it for the finals. Shashi Gupta giving him a smile, and that good to see athletes even in such tense moments they can exchange smiles. And Shashi Gupta once again showing him as I told you, both the athletes come from Punjab, very vibrant state, and obviously even if you come from a state which you have played all your life for, no matter which state, which side of the country you come from, there is going to be a camaraderie, a kind of friendship that kind of surpasses even a tense moment like semi-final. As we see Shubham leading once again in this game number 3 with 3 points to 1. He is asking for a bit of a adjustment down there. Perhaps both the players having a bit of confusion that it wasn't my serve, that Shashi Gupta had to continue there. Tossing that one, allowing Shashi Gupta for that cracking smash on that occasion. And there was time, the length was right for him to go for an attacking forehand. And literally Shubham on that occasion had no chance whatsoever to get any touch on that one. But nevertheless, Shubham adds one more point in his kitty as he serves with a lead of 2 points in game number 3 and extends that lead to 3 points as he sits on 5 points to 2 in this game number 3. Nicely served. Good rally, good response from Shashi Gupta, but not being able to control that backhand return and hitting it away from the table. There's again a bit of a confusion, a bit of a dispute as Shashi Gupta tries to explain his position and holds on to his serve and wins one more point. Joined in the commentary box by Anand Shrivastava. And Anand, what a moment to have you in the commentary box. There you see as Shubham Wadhwa defeating comprehensively so far his compatriot from Punjab, and only few points away from winning this game and match, as this is the 3rd game. But
unfortunately hitting that one away from the table. That gives a point to Shashi Gupta, and he serves successfully and accumulates one more point. Can he make a comeback, Shashi Gupta, as he is still 3 points away? We'll be serving at 5-8. और इस बार एक और एरर पे पॉइंट मिलता हुआ। बहुत तेज सर्विस तुरंत कर दी थी। 6-9 की सर्विस शशि कुमार की। और बैकहैंड ब्लॉक बाहर जाता हुआ। और अब मैच पॉइंट पर हैं इस समय शुभम वाधवा। बढ़िया रैली देखने को मिली दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से, लेकिन शशि कुमार का फोरहैंड नेट पर उलझता हुआ, जिस कारण यह मुकाबला आसानी से शुभम वाधवा ने जीत लिया। अच्छी बात यह है कि दोनों ही खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान। जीत मिली शुभम को, लेकिन अपने खेल से तारीफें बटोरने में शशि कुमार ने भी कामयाबी पाई। शुभम वाधवा क्लास 3 पुरुषों के वर्ग में विजेता बने हैं और पहुंच गए हैं फाइनल मुकाबले में। 11-7, 11-7, 11-7 आइडेंटिकल स्कोर के साथ शुभम वाधवा ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की है। और इस मुकाबले के मुख्य अंश पर एक बार फिर डाल लेते हैं नजर। ये देखिए, बहुत ज्यादा तेज हैंड स्पीड और रिस्ट वर्क था। साइड स्पिन से बीट किया। सर्विस बहुत तेज कर रहे थे शशि कुमार भी, लेकिन एक बार जब मोमेंटम पकड़ा शुभम वाधवा ने तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी में रखा। Anand, we were talking that since these two athletes come from the same state, there was no, lack of camaraderie in spite of the fact that they were up against such a crucial semi-final. And Shashi, especially throughout the match, was able to maintain that smile. Not that Shubham did not, but good to see athletes competing at such high level from the same state. Speaks a lot about the sportsman spirit. और दोनों साथ में भी प्रैक्टिस करते होंगे। जब इनका कैंप लगता होगा तो दोनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस में या वैसे प्रैक्टिस मैच भी खेलते होंगे। तो अच्छी बात है कि जीत हार चलते रहती है, लेकिन खेल के माध्यम से जो संदेश है वो बना रहना चाहिए। सोनल पटेल गुजरात की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और उनके साथ है राजस्थान की अरुणा राजपुरोहित। That's right, another exciting semi-final lined up in class 1 to 3 category of women's single. Gujarat versus Rajasthan. We saw Sonal in the earlier rounds winning quite comprehensively her matches, and coming into this semi-final up against Aruna Purohit, she will be booming with confidence. Nevertheless, Aruna too has had a couple of tough matches, and that kind of puts her in a very strong mindset as she takes on she will be taking on the table number 1 in a few moments from here now. The two para-athletes will be steered to the table number 1 in a short while from here now, as we will be beginning this semi-final of women's singles in the class 1 to 3 category of para-table tennis.
There you see on your TV screens the two athletes in the class 1, 2, 3 category waiting for the final green signal from the match officials to take the table number 1. Sonal Patel would be representing Gujarat and Aruna Purohit from Rajasthan. सोनल पटेल आपके स्क्रीन पर बढ़िया उम्दा प्रदर्शन भारत के लिए भी कर चुकी हैं। वैश्विक मंचों पर पदक इनके नाम। उपलब्धियों की बात करें तो 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं सोनल। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में इंग्लैंड की सुई बेइली को इन्होंने मात दी थी महिला सिंगल्स में। और ये है राजस्थान की खिलाड़ी। आसान नहीं होगा सोनल के सामने टिक पाना। सोनल पटेल का सामना होना है अरुणा राजपुरोहित से। अरुणा राजस्थान की चुनौती पेश कर रही है। सेमीफाइनल मुकाबला है। आपके टेलीविजन स्क्रीन के राइट साइड में है सोनल पटेल और लेफ्ट साइड में है अरुणा राजपुरोहित और चेंज करते हुए अपनी साइड को। इंडोर स्टेडियम में भी गहमा गहमी सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले को लेकर देखी जा सकती है। और इस इंडोर स्टेडियम में एक हिस्से को प्रैक्टिस एरिया के रूप में रखा गया है। सुरजीत घोष हैं चेयर अंपायर इस मुकाबले के।
वार्म अप चलता हुआ यहां पर। अरुणा राजपुरोहित और सोनल पटेल। सोनल लेफ्ट हैंडर हैं, जबकि राइट हैंड से अपनी चुनौती पेश करेंगी अरुणा। वार्म अप इस समय। और अब मुकाबला शुरू होता हुआ यहां पर। लाजवाब यहां पर प्लेसमेंट, बिल्कुल कॉर्नर पर टेबल के, कोई मौका नहीं दिया वहां पर अरुणा को। खाता खोलती हुई सोनल। क्या इस बार एज ऑफ द टेबल लगा है? जी नहीं। एक और अंक मिलता हुआ यहां पर सोनल को। बढ़िया सर्विस पर अंक बनाया। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से हावी हो गई हैं गेम नंबर 1 में सोनल पटेल। इस बार बैकहैंड पर एरर आता हुआ, टॉस को नहीं संभाल पाई, बाउंस को नहीं संभाल पाई अरुणा। लाजवाब प्लेसमेंट सोनल पटेल की। अगर आप रीप्ले में देखें तो एक बार टेबल के दूसरी तरफ यानी बैकहैंड पर टेस्ट किया, उसके बाद फोरहैंड पर टेस्ट किया और फोरहैंड पर फोर्स्ड एरर करवाया उन्हें। इस बार फोरहैंड पे बाहर जाता हुआ। 6-0 की एक तरफा बढ़त पर चली गई हैं सोनल पटेल। पलक झपकते ही इस पहले गेम में काम तमाम करना चाहती हैं। एक बार फिर बैकहैंड पर खूबसूरत विनर आता हुआ, क्रॉस टेबल। पहुंचने का मौका ही नहीं दे रही हैं अरुणा राजपुरोहित को। इस बार बैकहैंड ब्लॉक बाहर जाता हुआ अरुणा का। अच्छी सर्विस थी और बैकहैंड ब्लॉक बाहर। इस बार फिर एरर आता हुआ और इसका मतलब यह है कि सिर्फ 2 अंक दूर रह गई हैं सोनल पटेल। खाता तक नहीं खोलने दिया है अरुणा राजपुरोहित को। बैकहैंड पुश नेट पर जाता हुआ और गेम पॉइंट पर पहुंच गई हैं सोनल पटेल। अच्छी सर्विस थी, बिल्कुल टॉप ऑफ द बैट, और जिसका परिणाम यह हुआ कि गेम पॉइंट पहली गलती सोनल की तरफ से होती हुई। बैकहैंड पर एरर। बैक टू बैक 2 अंक बनाया है अरुणा राजपुरोहित ने यहां पर। अच्छी सर्विस, तेज सर्विस थी। फोरहैंड पर एग्रेसिव ड्राइव करना चाहती थी वहां पर सोनल पटेल। देखिए एक बार फिर से बाउंस अच्छा जनरेट किया था और उसके बाद थोड़ा सा अवे स्पिन। फोरहैंड को नहीं संभाल पाई सोनल पटेल। शायद फोरहैंड पर टेस्ट करेंगी ज्यादा अरुणा राजपुरोहित आने वाले समय में। फोरहैंड पर एग्रेसिव
ड्राइव लगाना चाहती हैं तो गलती कर बैठती हैं, लेकिन इस बार अच्छी सर्विस पर अंक बनाया और पहला गेम आसानी से अपनी ख्याति के अनुरूप जीतने में कामयाब हुई। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गुजरात की सोनल पटेल 11-4 के साथ उन्होंने पहला गेम अपने नाम किया है। और जब गेम पॉइंट पर थी तब कुछ अंक बनाने में कामयाब हुई अरुणा। सेमीफाइनल मुकाबला है, पदक की बड़ी दावेदार हैं इस क्लास में सोनल पटेल, और उम्मीद यही होगी कि इस मुकाबले में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च न करेंगी और फुल फोकस रहेंगी फाइनल के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फोकस बनाना पड़ेगा अरुणा राजपुरोहित को। आपके पास जितनी क्षमता है उस क्षमता से और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होती है जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के सामने सेमीफाइनल मुकाबले में होती हैं। तो उस समय इन बातों को आपको भूल जाना होता है कि ओपोनेंट इंटरनेशनल प्लेयर है, सेमीफाइनलिस्ट है, या फिर कोई और खिलाड़ी है। एक प्लेयर के तौर पर आपको उसका सामना करने की जरूरत होती है, नहीं तो आप ज्यादा दबाव अपने ऊपर लेंगी। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे हैं शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र, अरुणा के लिए यहां पर मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों के बीच सर्वश्रेष्ठ करने वाला ही चैंपियन कहलाता है। देखना होगा गेम नंबर 2 में कैसा करती हैं। सोनल पटेल पिछले जो मुकाबले उन्होंने खेले हैं अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन किया है। जो रेपुटेशन लेके आती हैं, जिस रेपुटेशन को अपनी परफॉर्मेंस से बैक करती हैं, उसी अंदाज में आगे बढ़ती हुई नज़र आई हैं। अरुणा के लिए अच्छी बात यह है कि वो एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड खिलाड़ी के खिलाफ खेल रही हैं और उनके पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। ये उनके लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है और अगर इसी नज़रिए से वो इस मुकाबले में आगे बढ़ेंगी तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा दबाव अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं, और जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर अगर अरुणा खेलें, उसी क्रम में जितने भी पॉइंट उनके पास आए वो बोनस है। सोनल वीक रिटर्न आया था और उनको लगा कि ये मौका है फोरहैंड क्रॉस कोर्ट पर क्लोज करने का, फ़ायदा उठाने का प्रयास किया, लेकिन उनके पार्ट पे एक अनफोर्स्ड एरर, और उसको तुरंत रेक्टिफाई किया, तुरंत ओवरकम किया बहुत ही शानदार सर्विस से। 4-2 की बढ़त सोनल पटेल ने बना ली है। ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स सोनल पटेल से नहीं हो रही हैं। पिछले 3 पॉइंट में 2 पॉइंट उन्होंने अपनी अनफोर्स्ड एरर से गिफ्ट में दिए अरुणा को। अरुणा राजपुरोहित जो कि राजस्थान से आती हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो सेमीफाइनल खेल रही हैं एक अकम्प्लिश्ड प्लेयर के खिलाफ। बहुत तेज़ तर्रार सर्विस करती हैं सोनल, और उनका प्रयास यही होता है कि उनकी जो सर्विस है उसी पर वो पॉइंट क्लोज करें। इसी क्रम में पिछली बार उन्होंने अंक गंवाया, तो पिछले 5 या 6 जो भी पॉइंट्स स्कोर हुए हैं, एक और पॉइंट कंसीड करती हुई सोनल पटेल। शायद 6 पॉइंट जो स्कोर हुए हैं उसमें से 4 तो गिफ्ट में दिए हैं सोनल ने अपने अपोनेंट को, और यही कारण है कि जो अंकों का फासला है वो बहुत कम रह गया है। इस बार हालांकि अरुणा से ये गलती हुई जो शायद वो अवॉइड कर सकती थी, अवॉइडेबल मिस्टेक है ये। साइड से मिस करती हुई बॉल टेबल को 8-5। पहली बार अच्छा रिटर्न आया था, लेकिन दूसरी बार लंबा होता हुआ टेबल को काफ़ी डिस्टेंस से छोड़ता हुआ 5-9 से ट्रेल कर रही हैं अरुणा राजपुरोहित। इस बार नेट में ही मार बैठी हैं अपनी सर्विस को, तो 5 गेम पॉइंट हैं सोनल पटेल के पास।
और पहले ही गेम पॉइंट को कन्वर्ट किया गया है सोनल के द्वारा। कोई मुश्किल नहीं है उनके पक्ष में। 11-5 से उन्होंने दूसरा गेम जीता है, पहला गेम 11-4 से जीतने में कामयाबी। तो 2-0 की बढ़त है सोनल पटेल के पास। महिला सिंगल्स में ये सेमीफाइनल मुकाबला है। अरुणा राजपुरोहित हालांकि थोड़ा अपने गेम को कोच के साथ एनालाइज करने के क्रम में कि किस पर्टिकुलर शॉट पर उनको संभवतः दिक्कत आ रही है, कौन सा एंगल लेना है, किस अंदाज में खेल को आगे बढ़ाना है। वहीं दूसरी ओर सोनल पटेल अपने कोच के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। 2-0 की बढ़त ले ली है। बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर इन मैचेस का फैसला होता है। तो अगर अगला गेम जीतने में कामयाब होती हैं सोनल पटेल तो अपनी कैटेगरी के खिताबी दौर में टाइटल राउंड में फाइनल में पहुंच जाएंगी। और आज ही 3 फाइनल्स भी शेड्यूल्ड हैं आज के दिन के। आज सुबह मुकाबलों का जब आगाज़ हुआ टेबल नंबर 1 पर, तो पहले पुरुष सिंगल्स में क्लास 7 कैटेगरी में एक क्वार्टर फाइनल खेला गया। उसके बाद 2 ग्रुप मैचेस थे और उसके बाद से लगातार सेमीफाइनल मैचेस का सिलसिला जारी है। सोनल पटेल बनाम अरुणा राजपुरोहित, और इसके बाद टेबल नंबर 1 पर आगमन होगा भाविना पटेल का, जो एक और गुजरात की दिग्गज खिलाड़ी हैं। बहुत ही सशक्त मौजूदगी है आनंद गुजरात की इन पैरा टेबल टेनिस के मुकाबलों में यहाँ पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंतर्गत। जी हाँ, बिल्कुल भाविना पटेल हैं। हमने देखा उषा राठौड़ ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और यहाँ पहला अंक गेम नंबर 3 में सोनल की तरफ जाता हुआ बैकहैंड पर सिर्फ ब्लॉक किया था। एंगल चेंज करने की कोशिश थी, कॉर्नर तलाशना चाहती थी लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाई। अरुणा के पास करो या मरो की स्थिति, और इस बार एक और काफी तेज प्रहार था टेबल के बाहर। सोनल की कोशिश होगी कि इसी गेम में इस मुकाबले को फिनिश किया जाए। बढ़िया सर्विस, कोई मौका नहीं दिया वहां पर। बैकहैंड पर बहुत स्ट्रेच करने की जरूरत थी लेकिन पहुंच ही नहीं पाई। तेज तर्रार सर्विस, जब गेंद निकली उसके बाद रिएक्शन आया उनका। बैकहैंड पुश नेट पर जाता हुआ। इस बार बिल्कुल उस बीच वाले हिस्से पर गेंद टकराई बैट के, जहां से कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। तो देखते ही देखते 5-1 की बढ़त हो गई है सोनल की गेम नंबर 3 में। 6-1, स्पिन को नहीं संभाल पाई इस बार। लो बाउंस के लिए खेल रही थी, स्पिन होकर बिल्कुल टॉप एज पर टकराई थी गेंद। और इस बार बैकहैंड पर थोड़ी सी दिक्कत सोनल की तरफ से। दूसरा अंक इस तीसरे गेम में मिलता हुआ अरुणा राजपुरोहित को। सर्विस एरर आता हुआ अरुणा की तरफ से। पूरी तरीके से बिखर सी गई हैं इस मुकाबले में। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सोनल को टक्कर दे रही हैं। अच्छी रैली थी लेकिन धैर्य खोया अरुणा ने ज्यादा शक्ति जेनरेट की शॉट में। टेबल के बाहर और अंक मिलता हुआ सोनल को। परसेंटेज टेबल टेनिस में भी अपने खेल पर नियंत्रण नहीं बना पा रही हैं। और देखिए ये फोर्स्ड एरर था, स्ट्रेच करवाया था बैकहैंड पर, कंट्रोल में नहीं थी, जैसे तैसे खेला गया शॉट। और संभवतः मैच पॉइंट पर पहुंच गई हैं। जी हां, 8 गेम पॉइंट और मैच पॉइंट हैं सोनल पटेल के पास। और मुकाबला समाप्त हो गया यहां पर। सोनल पटेल ने बहुत आसानी से एक तरफा अंदाज में राजस्थान की अरुणा राजपुरोहित को हराकर स्ट्रेट गेम्स में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है अपने क्लास में।
और जैसे ही ग्रुप घोषित हुआ था उसी समय इस बात की पूरी संभावना बन गई थी कि सोनल पटेल कम से कम अपने क्लास में ग्रुप को टॉप करेंगी और पदक की बड़ी दावेदारों में से एक होंगी। 11-4, 11-5, 11-2 ये स्कोर लाइन है। सोनल पटेल ने जीत दर्ज की है राजस्थान की युवा अरुणा राजपुरोहित पर। एक बार फिर अनुभव जीतता हुआ, अनुभव मुस्कुराता हुआ, और साथ ही साथ सोनल ने यह दिखाया है कि वो उसी फॉर्म को बरकरार रखने में बहुत हद तक कामयाब हुई हैं जो बर्मिंघम में उन्होंने पदक जीता था, भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इंग्लैंड की पैडलर को मात दी थी वहां पर। विमेन क्लास 1 to 3 के सेमीफाइनल की विजेता हैं सोनल पटेल। इस मैच के प्रमुख अंश, जहां शुरू से ही सोनल पटेल हावी रहीं। हालांकि दूसरे गेम में सोनल से ही कुछ मिस्टेक्स हुई थी जिसका फ़ायदा मिला था अरुणा राजपुरोहित को, लेकिन ओवरऑल जो गेम था उसमें कभी भी कोई डाउट नहीं रहा, कभी कोई शक नहीं रहा कि कौन सा खिलाड़ी अपना आधिपत्य बनाए हुए है, किसका डोमिनेंस है, ओवरऑल गेम किसका बेहतर है। और अंततः 3 स्ट्रेट गेम्स में सोनल पटेल ने जीत दर्ज की, अपनी कैटेगरी के फाइनल में जगह बनाई। वॉलंटियर्स का भी शुक्रिया अदा करती हुई सोनल पटेल इस मुकाबले में प्लेइंग एरिना से बाहर जाने से पूर्व। टेबल नंबर 1 पर अगला मुकाबला महिलाओं के सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में सेमीफाइनल। भाविना पटेल गुजरात की, उनका सामना होगा ललिता गावस से जो कि कर्नाटका की खिलाड़ी हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम गवाह बनता हुआ इन पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों के खेल कौशल का। कुछ बहुत ही दर्शनीय मुकाबले यहाँ देखने को मिले हैं, और जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि गुजरात की जो उपस्थिति है वो बहुत ही प्रभावशाली है इन मुकाबलों में। भाविना पटेल अपना सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए कुछ ही समय के बाद टेबल नंबर 1 पर पहुंचेंगी। ललिता गावस से उनका सामना होना है जो कर्नाटका से आती हैं। यहाँ पर भी जो रेपुटेशन है, कागज़ पर जो परिस्थितियाँ हैं, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भाविना पटेल जीत की दावेदार हैं। लेकिन साथ ही हम सभी जानते हैं कि खेल के मैदान पर जब तक फैसला अंतिम रूप से ना आ जाए तब तक कोई भी सिर्फ अनुमान ज़रूर लगाया जा सकता है, लेकिन सर्टेनिटी के साथ कुछ कहना मुश्किल। इस मैच के, इस टूर्नामेंट के, बल्कि इस आयोजन के सुपरविजन का दायित्व टेबल टेनिस संघ से जुड़े जो पदाधिकारी हैं पिछले 3 दिन से लगातार जुड़े रहे हैं। दर्शक, खिलाड़ियों के परिजन, कोचेस, अलग अलग राज्यों से पहुंचे पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी, सभी यहां पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज टेबल टेनिस स्पर्धाओं का, पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाओं का तीसरा और पेनल्टीमेट डे है, और टाइटल राउंड में पहुंचने की जद्दोजहद चल रही है खिलाड़ियों के बीच। 3 फाइनल्स वैसे आज भी शेड्यूल्ड हैं। कल जो बाकी के बचे हुए फाइनल्स हैं वो खेले जाएंगे। पृष्ठभूमि में हम देख सकते हैं भाविना पटेल इंतज़ार कर रही हैं अपनी अपोनेंट का।
अलग अलग राज्यों से पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हैं पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अपनी चुनौती पेश करने के लिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पर पहले 3 दिन यानी 10 से 12 दिसंबर तक पैरा बैडमिंटन स्पर्धाओं का आयोजन हुआ था और उसके बाद 1 दिन के अंतराल के बाद 14 तारीख से पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाएं शुरू हुई। ऑल सेट दोनों जो प्रतियोगी हैं, भाविना पटेल आपके स्क्रीन पर ब्लू और वाइट टी शर्ट में हैं और कविता गावस जो कि कर्नाटका से आती हैं वाइट और ब्लैक टी शर्ट्स में। टेबल नंबर 1 का रुख करते हुए भाविना पटेल बहुत ही अकम्प्लिश्ड पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भी पदक जीता, हांगजो एशियाई खेलों में भी पैरा टेबल टेनिस में मेडल हासिल किया और राष्ट्रमंडल खेलों में भी मेडल उन्होंने जीता। उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है भाविना पटेल के लिए और इस समय भारत की सबसे प्रतिभाशाली पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। पैरालंपिक गेम्स 2020 यानी 2020 टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हांगझाऊ में संपन्न हुए एशियन पैरा गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। या टॉस होता हुआ यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लगभग सभी बड़े टूर्नामेंट्स में पदक दिला चुकी हैं। लक्ष्य पर पेरिस पैरालंपिक गेम्स हैं जो अगले वर्ष होने हैं और पिछली बार जो कसक रह गई थी गोल्ड मेडल की, इस बार पूरा करना चाहेंगी भाविना। लेकिन यहां पर फाइनल में पहले पहुंचने की चुनौती और उसके बाद गोल्ड मेडल अपने नाम करने का संघर्ष। सामने है गावस, पुष्पा मेहता इस मुकाबले में चेयर अंपायर की भूमिका निभाएंगी। दो 2021 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं भाविना पटेल। और यहां पर वार्म अप चलता हुआ भाविना पटेल की लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। और ये हैं ललिता गावस, कर्नाटक से आती हैं। भाविना बनाम ललिता, मुकाबले की शुरुआत हो गई है और पहला अंक भाविना के नाम जाता हुआ। और यहां पर एक अनफोर्स्ड एरर, रीप्ले में देखिए, अपने ही हाफ में खेल बैठी थी और इस बार निर्णय करने के स्तर पर, डिसीजन लेने के स्तर पर थोड़ी सी गफलत दिखी वहां पर ललिता गावस की तरफ से। फोरहैंड पर खेले, बैक हैंड पर, और उसी कंफ्यूजन में ये अंक उनके हाथ से चला गया। लेट करार दिया गया है, रीसर्विस करनी होगी।
बढ़िया रैली दोनों खिलाड़ियों के बीच देखने को मिली। एक बात तो तय हो गया इस रैली से कि ललिता आसानी से इस मुकाबले में कोई गिफ्ट नहीं देने वाली हैं और इस बार अनफोर्स्ड एरर आता हुआ ललिता की तरफ से चुनौती देखने को मिल सकती है इस मुकाबले में। आइडिया बढ़िया था टेबल के दोनों छोर पर खिलाने का, लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं। फोरहैंड पर स्ट्रेच करवाने के बाद बैकहैंड पर ट्राई किया था लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 5-1 की बढ़त हो गई है भाविना की और बैकहैंड पुश बहुत कमजोर था, कोई एलिवेशन नहीं वहां पर ललिता के लिए। एक बार फिर वही गलती नजर आई, सॉफ्ट टच खेलना चाहती थी लेकिन भाविना अपने अनुभव के आधार पर इस मुकाबले को कंट्रोल करती हुई। बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हैं ललिता, दोनों छोर पर खिलाना चाहती हैं। आइडिया बुरा नहीं है लेकिन इस आइडिया को सफल बनाने के लिए बहुत ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है और वो नियंत्रण की कमी नजर आ रही है। 9-1 की बढ़त हो गई है भाविना के लिए और अब गेम पॉइंट पर बहुत जल्दी और इस सर्विस एरर के साथ ही पहला गेम आसानी से एक तरफा अंदाज में बिना किसी चुनौती का सामना किए भारत की टॉप पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने विमेन क्लास 4 में 11-1 के स्कोर के साथ पहला गेम अपने नाम कर लिया है। शुरुआत के पॉइंट पर जो रैली हुई थी वो बहुत दिलचस्प थी और उसको देख करके ऐसा लगा था कि ललिता चुनौती पेश कर सकती हैं। दरअसल भाविना पटेल जैसे खिलाड़ी के खिलाफ खेलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, परसेंटेज टेबल टेनिस का सहारा लें और बॉल को टेबल पर रखने का प्रयास करें और बाकी कोशिश तभी करें जब आप बिल्कुल मोर देन 100% कॉन्फिडेंट हों, कोई अनफोर्स्ड एरर ना आए। लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है और जो कंट्रोल है भाविना पटेल का अपने खेल पर वो देखने लायक है क्योंकि वो टेबल के दोनों ओर एट विल बॉल को मूव कराती हैं, रिवॉल्व कराती हैं। उसी का फ़ायदा लेते हुए उन्होंने दूसरे गेम में भी 3-0 की बढ़त बना ली है। बहुत ही बढ़िया रैली, लंबी रैली और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ऐसा संभव है कि ललिता लंबी रैलीज़ में एंगेज करें, अपने अपोनेंट को स्वयं मिस्टेक न करें और उनसे गलती होने का इंतज़ार करें भाविना पटेल से। इस बार हालांकि लास्ट टाइम जो उन्होंने पॉइंट बनाया उनका रिटर्न इतना लो था कि नेट से डिफ्लेक्ट होकर के बॉल अपोनेंट के पाले में गिर गई थी। एक बढ़िया पॉइंट हासिल हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं है। बढ़त ऑफ कोर्स भाविना के पास है इस समय 5-1 से। इस बार लंच करके संभवतः बैकएंड के सहारे कॉर्नर तलाशने का प्रयास था ललिता का, वहां पर चूकती हुई। भाविना भी काफ़ी एडवांस होकर के खेल रही हैं टेबल पर और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या कहें कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने में दिलचस्पी नहीं, सिर्फ इस बात का प्रयास है भाविना का कि बॉल प्ले में रहे। बाकी का काम उनकी अपोनेंट गलतियां करके कर ही रही हैं। तो 8-1 की बढ़त और जो 9-1 में कन्वर्ट होती हुई। बैकहैंड काफ़ी लंबा टेबल को छोड़ता हुआ देखिए
रैकेट के ऊपरी हिस्से से टकराई थी बॉल। एक बार फिर से लकी पॉइंट दूसरी बार इस गेम में मिलता हुआ ललिता को। तो बैकहैंड पर काफी एडवांस करके लंच करके 2 बार क्रॉस कोर्ट शॉट लगाया था भाविना ने। अब उनके पास 8 गेम पॉइंट हैं इस पर्टिकुलर गेम में और पहले ही गेम पॉइंट को उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो लंबी रैलीज हुई 2-3 मौके पर, लेकिन उसमें भाविना बिल्कुल कंटेंट रही अपनी ओर से। उन्होंने कोई सुपरलेटिव एफर्ट नहीं किया, कोई आउटरेजस स्ट्रोक नहीं लगाया और उसी का परिणाम है कि 11-1 11-2 से उन्होंने 2 गेम जीत लिए हैं। लेकिन हाँ, ये देखना दिलचस्प था कि पहले गेम की शुरुआत में और दूसरे गेम की शुरुआत में भी जो पॉइंट, पहला ही पॉइंट था, उसमें दूसरे गेम में तो ऐसा लगता है कि शायद 25-26 स्ट्रोक्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए होंगे। ललिता अपने कोच के साथ, हारने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, ये वो भली भांति समझती हैं। सेमीफाइनल में पहुंची हैं, ये भी एक क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस है और बहुत ही नामचीन खिलाड़ी के खिलाफ खेल रही हैं। बड़े पेशेंस के साथ उन्होंने मैच को आगे बढ़ाया है। हार करके भी नहीं हारना, शायद ऐसे ही मुकाबले को कहते हैं। भाविना पटेल के पास सर्विस है और 2-0 की बढ़त मैच स्कोर की बात करें तो। और इस बार फिर गेम की शुरुआत में लंबी रैली देखने को मिली। इस बार धैर्य खोया भाविना ने, गलती उनकी तरफ से हुई थी। लाजवाब प्रदर्शन इस बार ललिता गावस का। टेबल के दोनों छोर पे खिलाने की रणनीति इस बार रंग लाई। फोरहैंड के बाद बैकहैंड पर टेस्ट किया, बहुत ज्यादा दूर रीच आउट नहीं कर पाई। ज्यादातर बैकहैंड पर खेला है। फोरहैंड के शॉट को भी बैकहैंड स्ट्रोक में बदला था वहां पर भाविना ने और अंततः कामयाबी मिली भाविना को। ललिता ने प्रभावित जरूर किया है रैलीज में, लेकिन धैर्य खो देती हैं। ऐसा लगता है कि पॉइंट क्लोज करना चाहती है। फोर्स्ड एरर था उनका। और एक बार फिर यहां पर गलती होती हुई ललिता गावस से और उसका पूरा फायदा उठाती हुई भाविना पटेल, भारत की इस समय की टॉप पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और इस बार फोरहैंड पर विनर आता हुआ ललिता गावस की तरफ से और चेहरे पर मुस्कुराहट थी वहां पर। भाविना की भी शॉट से एक्लेम किया, तारीफ की, प्रशंसा की। वहां पर उम्दा शॉट खेला था। चार 3 की बढ़त जरूर मिल गई है यहां पर। इस गेम को जीतना जरूरी ललिता के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकाबले में बने रहने के लिए। इस बार फिर क्लोज करना चाहती थी फोरहैंड पर क्रॉस टेबल विनर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली यहां पर। वही गलती, जैसे ही कंफर्टेबल बाउंस मिलता है तुरंत फोरहैंड विनर लगाने के लिए चली जाती हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाई इस बार भी। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश नहीं करी भाविना, बहुत आराम से ललिता के सिर्फ रिटर्न पर का जवाब भर दे रही हैं। नहीं तो हम सब उनके खेल से भली भांति वाकिफ हैं। बहुत वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं उनके पास, आक्रामक अंदाज की खिलाड़ी मानी जाती हैं। इस बार फोरहैंड पर हवाई शॉट खेला वहां पर ललिता गावस ने।
जैसे ही फोरहैंड पर कोई ओपनिंग मिलती है तुरंत विनर लगाने की कोशिश में चली जाती हैं, लेकिन कामयाबी बहुत कम अवसर पर मिली। इस बार बैकहैंड पुश नेट पर फंसता हुआ। सिर्फ 2 अंक दूर हैं भाविना इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जगह बनाने के। बैकहैंड पर एक और गलती होती हुई और इसके साथ ही मैच पॉइंट और गेम पॉइंट दोनों ये आइडिया अच्छा था दोनों छोर पर खिलाने का, लेकिन एक बार फिर धैर्य ने जवाब दिया और ललिता गावस ने कुछ अच्छी रैली जरूर खेली। भारत की टॉप पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के टेबल टेनिस, यहां पर बैडमिंटन के भी मुकाबले हमने किए हैं। तारीफ करनी पड़ेगी भाविना की। और जिस तरीके से खेली हैं स्वर्ण पदक की क्लियर फेवरेट्स हैं। 11-1, 11-2, 11-3 स्कोर में भी एक पैटर्न देखने को मिला। पहले गेम में ललिता ने 1 अंक बनाया, दूसरे गेम में 2 अंक बनाया, तीसरे गेम में 3 अंक बनाया। शिवेंद्र, ऐसा लगा कि भाविना सिर्फ जवाब दे रही थी, ललिता के रिटर्न्स का अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स देखने को नहीं मिले, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ड्राइव उनकी तरफ से देखने को नहीं मिले। जी हाँ, उसकी शायद बिल्कुल आवश्यकता भी नहीं थी। और अगर आपको बगैर कुछ सुपरलेटिव एफर्ट के परिणाम मिल रहा है, भाविना पटेल विजेता बनी सेमीफाइनल में क्लास 4 कैटेगरी में। स्टेट गेम्स में उन्होंने कर्नाटका की ललिता गावस को पराजित किया 11-1, 11-2, 11-3। तो जो स्कोर लाइन है उसको याद करना भी बड़ा आसान। और दोनों खिलाड़ियों के बीच में काफ़ी डिफरेंस था। हालांकि ललिता की एक चीज़ के लिए तारीफ करनी होगी, ये हाइलाइट्स आप देख पा रहे हैं इस मैच की, कि काफ़ी उन्होंने लंबी रैलीज में एंगेज किया भाविना को। और उससे भी अच्छी बात ये कि वो भाविना के फोरहैंड पर, फिर बैकहैंड पर, फिर फोरहैंड पर, ये बैक एंड फोर्थ जो गेम उन्होंने खेला, उससे कम से कम एक बात तो समझ में आती है कि उनके पास परसिस्ट करने का, सरवाइव करने का पोटेंशियल है और लंबी रैलीज खेलने की क्षमता है। शायद उनके कोच भी इस फुटेज को देखेंगे तो शायद बात करेंगे, फैसला करेंगे कि ललिता को सलाह देंगे शायद कि आप अगर इस लंबी रैलीज में एंगेज करती हैं तो एक्सपेरिमेंटल शॉट के लिए ना जाएं और जो आपका अपोनेंट है उसको गलती करने का अवसर दें, बजाय इसके कि स्वयं मिस्टेक करें। देखिए कितनी बढ़िया रैलीज दोनों खिलाड़ियों के बीच में चली हैं और रैकेट का फेस लगातार ओपन करते हुए पहले भाविना के फोरहैंड पर, फिर बैकहैंड पर, कुल मिलाकर प्रभावित किया ललिता ने अपने खेल से। हारी जरूर, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि हार करके भी नहीं हारना, शायद इसी को कहते हैं। दिल जरूर उन्होंने जीता होगा। स्वयं भाविना पटेल भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रही थी 2-3 बार स्ट्रोक्स जब लगाए थे ललिता ने फोरहैंड पर खास तौर पर। टेबल नंबर 1 पर अगले मैच के लिए खिलाड़ियों का इंतजार।
approximate time है 205 नूडल्स कर लो, स्टैंडिंग